खाना भी अभी मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा ये खाना बनाई। मेरी बहन सिर्फ चावल बनाई, मैं दाल तरकारी, उसके बाद कपड़ा धोई, रूम साफ की, टॉयलेट वगैरह जितना साफ हो सब कर वर के गई, बहुत सारा काम की। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आपके काम का चाप है आपके ऊपर। हाँ, ये बात है। अभी अपने बहन को बैठे आराम कर रही है। अगर अभी क्लास नहीं कराते ना, तो रात में भी मैं ही बनाती। तो हम बड़े नहीं, शाम में जब हम क्लास कराते हैं, हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे दिन रात। और कल मेरे को लिस्ट भी भेजे, मतलब वो जो लिस्ट भेजे कि क्या क्या सीखना, वो तो मुझे आता है। जैसे बिरयानी, तो वो मुझे आता है, बिरयानी, पुलाव, हम लोग का एक तहरी बनता है, वो सब आता है मुझे। पराठा, रोटी में पूरी, मैं पहली दिन बोल दी थी मुझे रोटी बनानी नहीं आता। तो भाई ठीक है, पराठा तो पराठा, चाय, चाय बनानी मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं, तो मुझे आता नहीं। हमको भी नहीं आता है। हाँ, मैं पीती नहीं हूँ, तो मुझे आता नहीं। हमको भी नहीं आता है। लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा। वो मेरे कल मेरे बहन को मैसेज किए, अब बोले बोल दोगी कि ना अपने सिस्टर को कि चाय बना के किक कराने के लिए। कि क्या, क्योंकि हम उनको बोले, मुझसे पूछे थे, तो मैं बोली थी कि मुझे चाय नहीं आता बनाने के लिए। चालू चाय बना लेंगे, बट अच्छा चाय बनाने नहीं आता। तो वो मेरी बहन को बोले सीखने के लिए। तो पहले तो 4 लिस्ट भेजे कि मुझे बिरयानी, पुलाव और क्या नाम है, चिकन वगैरह ये सब बोल लो अपने आप ही को सीखने के लिए। तो मेरी बहन बोली कि इतना उसको तो इतना आता है, वो बना लेगी। इवन वो बना भी रही है। तो वही ठीक है, आज हम 100 लिस्ट और बना कर देंगे। देखो, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद फिर दूसरे के आपकी लिए पढ़ाई। बहन के थ्रू आया बात हो रहा है, आप डायरेक्ट मैं बात नहीं मैं कर। मैं वहां बैठ के रहती हूँ, मैसेज में बात करेंगे। पहले मेरे बड़ी आप ही बात ये की। बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आप करिए डायरेक्ट बात। आपके हाथ में नहीं, कंट्रोल में सब कुछ आपका है, आप नहीं कर रहे। मेरी अम्मी लोग मना की भी। हम्म। इसीलिए नहीं बात कर रही। तो मेरी बहन पहले मेरी बड़ी आपी बात कर रही थी, ठीक है। तो मेरी बड़ी आपी बोली कि मुझे खराब लगता बात करने में, तो वो मेरी छोटी सिस्टर को दे दी। तो मेरी छोटी सिस्टर वही प्रीति बात कर रही है। अब वो बात करी, तो हम वहीं पे बैठ के रह रहे, ठीक है। लेकिन वो क्या क्या मैसेज कर रहे, तो मैं तो देख ही रही कि वो क्या क्या बोल रहे, कि हाँ ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो हम बोले ठीक है, बोल दे। तो वो फिर बोले कि ठीक है, 100 लिस्ट भेज दूंगा, अपने सिस्टर को। मैं तो हाँ बोले अच्छा है, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद एग्जाम निकालो, और उसके बाद अब लड़का के लिए पढ़ाई करो। अब जिसे रिश्ता लगेगा उसके लिए पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं हुआ, खाना सीखना हुआ तो क्या हुआ, एक पढ़ाई ना हो गया। क्या क्या लड़की लोग करने पड़ता है, और क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वही मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा वही लगा, जेट फॉर्म भरने के लिए जब बोले, तो कि जेट का फॉर्म भर लो, बोलो अपनी सिस्टर को। तो मेरी बहन बोली कि रहने दीजिए ना जीजू, अभी तो क्या नाम है, नेट तो क्वालिफाई है। नहीं नहीं, बोलो ना अपनी सिस्टर को, फोर्स करो, बोलो बोल रहे जीजू फॉर्म भरने के लिए। अब मुझे तो पता था कि आरसी भी बोली, तुम भी बोली कि फॉर्म तो बहुत लेंदी है, भरने में बहुत दिमाग खराब होगा। तब से मेरा एकदम दिमाग घुमा हुआ। और मुझे लगा अच्छा डेट खत्म हो जाए, जब मैं देख आप रही। थोड़ा थोड़ा करके करिए। हाँ, वही करूंगी, थोड़ा थोड़ा मुझे उतना भी टाइम मिलना चाहिए ना सुषमा, एक जरा टाइम नहीं मिल पा रहा। हाँ, ये भी तो बात है। हाँ, उतना भी टाइम मिलना चाहिए। अब देखती हूँ आज रात में मैं जाग कर ही अरे एक तो मतलब नर्वस भी हो इंसान, इतना जल्दी रिश्ता लगे तो जरा शादी हो रहा है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा आदमी परेशान है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। रिवीजन ही होगा सुषमा और आरसी का, लक्ष्मी के लिए नहीं होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है ये आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 के बारे में। तुम लोग जेट का भी प्रिपरेशन तुम लोग का हो जा रहा, तो करो लो। देखो, सब तो बोल रहा है कि जेट जैसे होगा जेपीएससी निकालेगा, और जेपीएससी निकालेगा तो बोला प्रेफरेंस वही को देगा, जेट वाले को ज्यादा। अब मुझे नहीं पता, जैसे कि वो भी इसीलिए जिद करे मे भी। और मेरी एक फ्रेंड है, तो वो भी रहती है झारखंड में, तो वो भी बोल रही थी भर दे जेट का फॉर्म, मुझे बोली। तो वो मुझे बहुत जिद की कि भर देना जेबा, हम लोग दोनों साथ में प्रिपरेशन करेंगे। तो हम बोले अरे नहीं रे, मेरा तो नेट क्वालिफाई है, तो हम नहीं भरेंगे। लेकिन अब कल ये जब बोले, तो मुझे तो भरना ही पड़ेगा। मना भी नहीं कर सकती, पहला कोई बात बोले तो मना कैसे कर। चलो स्टार्ट करती हूँ। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 57 से लेके आर्टिकल 78 तक का है, और ये पार्ट 5 के साथ डील करती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट के अंदर लेकिन हमको पता है क्या डर लग रहा, कहीं ना तो तुम्हारा ये झारखंड का हिस्ट्री पूछ ले थोड़ा बहुत पेपर 1 में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और सिलेबस दिया नहीं है।
वही प्रॉब्लम है कि सिलेबस सडनली ना दे दिया। झारखंड का भी हिस्ट्री थोड़ा है, बिरसा मुंडा वगैरह वाला पढ़ने में है थोड़ा। मैं पढ़ी हूँ झारखंड का हिस्ट्री पढ़ी हूँ मैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव से आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक का है, ये पार्ट 5 के अंदर आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है पहले देख लो। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारी ही किसके अंदर आएगी? यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के अंदर। हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैं अगला बार तुम लोग कैसे पढ़ाई थी कि पहले प्रेसिडेंट पढ़ाई, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल मिनिस्टर, फिर अटॉर्नी जनरल, नहीं। अब मैं ये तुम लोगों को खुद याद करना है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के अंदर क्या क्या आएगी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे तरीके से, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड। अब तुम लोगों को मैं एक नोट्स बनाई हूँ रैंकिंग वाला, जो एग्जाम में आता है ना, वो कल कराऊंगी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड। बोले कि जो लैंड का सबसे हाईएस्ट ऑफिस किसका है? तो प्रेसिडेंट का। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इनविजन एज, मतलब इनके ऑफिस के बारे में क्या इन्विजन किया गया है कि ये हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है। इंडियन स्टेट के हेड होते हैं ये। ये फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। ये ट्यूटलर, नॉमिनल या दे जोर हेड होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के। ये इंडियन आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। ओह, ये रिपीटेशन हो गया, कोई बात नहीं, इसको हटाओ। देखो, चाहे ये वाला आर्टिकल याद करो, चाहे ये वाला याद करो, दोनों सेम है, ठीक है ना। खाली यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, इसका ट्रिक याद करने का, यहाँ पे इसका ट्रिक नहीं लिखा हुआ। तो चलो और ट्रिक से पढ़ते हैं। याद करेगा ट्रिक। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल पर देख लो। प्रेसिडेंट का आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक का प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, ठीक है ना। आर्टिकल 52 में बोला गया है कि हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट होंगे। आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है। आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैनर, क्या क्या तरीका है, वो लिखा गया है। आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 57 में कि प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी है कि नहीं री इलेक्शन के लिए। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशंस के बारे में बोला गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी। आर्टिकल 59 में बोला गया है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। आर्टिकल 61 में बोला गया है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 62 में बोला गया है अगर प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली हो जाती हो है ना, उसके वैकेंसी के बारे में बोला गया, ठीक है। याद करने का ट्रिक है, प्रेसिडेंट का पावरफुल इलेक्शन मैनर का टर्म। प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट किस में बोला गया? आर्टिकल 52 में। पावरफुल 53, इलेक्शन 54, मैनर 55, टर्म 56। प्रेसिडेंट के पावरफुल इलेक्शन मैनर का टर्म, ऐसे करके याद करना। एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ ले या फिर तुम्हारा ऐसे पूछे कि आर्टिकल 56 में क्या लिखा गया है, तो इस तरह से पहले लिखना। इसकी मेमोरी को 2 पार्ट में याद करेंगे, ठीक ना। प्रेसिडेंट के पावरफुल इलेक्शन मैनर का टर्म, ये हो गया। दूसरा है तुम्हारा एवरी क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफिशियली इज ए वोटेड। एवरी माने हो जाएगा एलिजिबल इलेक्शन के लिए आर्टिकल 57 में। क्वालिफाइड में हो जाएगा क्वालिफिकेशन 58। कैंडिडेट में हो जाएगा कंडीशन 59 में। ऑफिशियली यानी ऑथ याद करना, ऑथ इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट के ऑथ के बारे में किसी मेंशन है आर्टिकल 60 में। ईज में आएगा इम्पीचमेंट भी इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 61 में। वैकेंसी प्रेसिडेंट का जो ऑफिस वैकेंसी होगा तो ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 62 में, ठीक है। क्या चीज बात, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है? तो एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू
किया जाता है। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इनडायरेक्ट होता है, देख लो। अच्छा, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? सिस्टम का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या सिंगल ट्रांसेबल वोट सिस्टम, PRSTV मेथड यूज होता है। कौन कौन मेंबर कौन कौन होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में? मेंबर कौन कौन होंगे, ठीक है ना? बोथ ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा, ठीक है, ये बोथ हो गए। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देख लो, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल नहीं है, असेंबली है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। उसके बाद बोला कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पौंडीचेरी, तुमको पता है ना, दिल्ली एंड पौंडीचेरी तुम्हारा यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन तुमको यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी। लेजिस्लेटिव असेंबली यूटीज की, है ना। इन चारों के इलेक्टेड मेंबर जो है ना वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया? पार्लियामेंट के दोनों हाउस का मतलब लोग और आर, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट वाला, और यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, देख लो, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव। एक चीज यहाँ पे देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। ओके, और लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर भी है, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी का। आ जाओ भाई, हम क्या पढ़े कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन आता है? सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में तुम्हारा एमपीज आएंगे और एमएलए आएंगे, कौन? इलेक्टेड, ठीक है। लेकिन जब इनको इम्पीचमेंट होगा तो कौन आता है? जितने भी एमपीज है, सारे एमपीज, अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, सारे एमपीज नीचे पढ़ेंगे अभी। बाकी ये वाले याद कर लो, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, यूनियन टेरिटरी और पौंडीचेरी का इलेक्टेड मेंबर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? हिंदुस्तान का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर एज होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा के मेंबर बनने के लिए उनके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी ऑफिस और प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे तो मोस्ट सीनियर जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो। द प्रेसिडेंट shall not be member of the either of the parliament house of the legislative or any state. If a member of the either house of parliament or house of the legislative or any state is elected, the president shall be deemed have a vacant his seat in a house on the date in which enter open his office president। जब ये प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट, तो वो कोई भी ऑफिस का मेंबर नहीं है, अगर उसको वो अगर है पहले से तो इसको छोड़ना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे प्रेसिडेंट का उसको कुर्सी समा, जैसे तुम बहुत सा प्रेसिडेंट ऐसे ही बने, जैसे पहले कोई गवर्नर रहा हो फिर प्रेसिडेंट बना हो, तो उनको अपना गवर्नर वाला पोस्ट छोड़ के आके प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक एक चीज बार बार रिपीटेशन हो गया ना, औत औत भी हो गया ना, नहीं औत नहीं हुआ, औत आ जाओ। अच्छा, औत हो गया, यहाँ पे एक अलग है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया औत दिलाते हैं, प्रेसिडेंट को औत कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस इंडिया। अगर नहीं रहेंगे तो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जज होंगे ना, वो। इसके हम लोग पढ़े कि शेड्यूल 3 में तुम्हारा सब औत के बारे में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट का औत जो है ना वो शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है, याद रखना। प्रेसिडेंट का जो औत है वो शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है। इम्यूनिटीज क्या क्या मिली हुई है एक बार देख लो इनको। ही एंड सी इंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हिज ऑफिस एक्ट। जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ठीक ना। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही एंड सी इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीजर इवन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल एक्ट। बोल रहा है कि
जब वो अपने ऑफिस के टर्म में होंगे, तो है ना, तो को किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ना, वो नहीं चल सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चल सकता है। सिविल प्रोसीडिंग चलेगा, उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीजर चल सकता है, लेकिन उसके लिए उनको पहले 2 महीना का नोटिस देना होगा। ठीक है। वेल सर्विसिंग इन ऑफिस ही एंड सी कैन नॉट बी अरेस्ट। जब वो अपने ऑफिस में काम करे, कोई भी उनको अरेस्ट नहीं कर सकता, ना ही जेल में डाल सकता है। इनके जो इमोलमेंट्स होती है, जो एलोनेस होती है, मतलब जो सैलरी इनको जो मिलता है, जो प्रिविलेज इनको मिल रहा है, घर वगैरह क्वार्टर वगैरह जो मिल रहा है, वे बंगलो वगैरह मिलता है, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। ठीक है। कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट का टर्म क्या है? 5 ईयर। क्या ये री इलेक्ट होने के लिए, मतलब सॉरी, क्या ये एलिजिबल है री इलेक्शन होने के लिए? हाँ, मल्टीपल टाइम री इलेक्ट हो सकते हैं। यूएसए में प्रेसिडेंट क्या री इलेक्ट हो सकता है? कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है? जल्दी से इसका आंसर बताओ। नहीं, 2 बार। 2 बार हो सकता है। सिर्फ 2 बार। प्रेसिडेंट यहाँ पे मल्टीपल बार हो सकता है। रिजिग्नेशन लेटर किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजिग्नेशन लेटर देगा। देख लो, ऑथ कौन दिला रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन रिजिग्नेशन लेटर किसको दे रहा है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस सुन लो, ये क्वेश्चन आया हुआ भी था। अच्छा, वो लोकसभा वाला आया था, राज्य सुप्रीम कोर्ट वाला आया था, जज वाला आया था। ये भी उसी से तरह से मिलता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया बोला है कि अगर इम्पीचमेंट स्टार्ट करना है, पहले मैं तुम लोगों को अच्छे से कहानी सुना देती हूँ, उसके बाद समझ में आ गया। देखो, अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो सबसे पहले इम्पीचमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन इम्पीचमेंट ऐसे नहीं होगा कि बस हटा दिया, नहीं। आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, ठीक है, अगर किया है, तो दोनों हाउस में से भी एक हाउस, अगर लोकसभा बोलता है कि मुझे इम्पीचमेंट करना है, तो उसको अपने हाउस में से 100 मेंबर का साइन चाहिए। लोकसभा अगर बोलेगा तो, अगर लोकसभा को इम्पीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करना है, तो उसको क्या करना है? लोकसभा में से 100 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर राज्यसभा को करना है, तो 50 मेंबर का, जो भी पहले इनिशिएटिव करेगा, लोकसभा करेगा तो 100, और राज्यसभा करेगा तो तुम्हारा 4, यानी 1/4 एटलीस्ट साइन लेना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। और उसके बाद जैसे अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ, तो लोकसभा में स्टार्ट होने के बाद उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना है। ठीक है। मान लो कि मैंने लोकसभा में इनिशिएटिव किया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मैंने इम्पीचमेंट प्रोसेस लोकसभा में इनिशिएटिव किया, तो मुझे 100 मेंबर का साइन चाहिए। साइन के बाद मुझे लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना होगा। अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, फिर मुझे राज्यसभा में भेजना होगा, और राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना होगा। और अगर पास हो जाता है, तब प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। The nominated member of the other house of the parliament can be participate in impeachment, though they do not participate in his election। मेरे बात सुनो, अभी हम तुम लोगों को ऊपर पढ़ाए थे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो मैं क्या बोली थी कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन इम्पीचमेंट में तुम्हारा, जब इम्पीचमेंट होगा, तो इम्पीचमेंट में तुम्हारा इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करता है, और तुम्हारा नॉमिनेटेड मेंबर भी। नॉमिनेटेड मेंबर कौन होता है? जिसको लोकसभा, जिसको जो 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती है ना, उसको नॉमिनेटेड मेंबर बोलते हैं। तो बोला इम्पीचमेंट के प्रोसेस में इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होते हैं, लेकिन इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं, ये याद रखना। इम्पीचमेंट में सारे ही होंगे। क्या हुआ? तबियत खराब लग रही क्या तुम्हें? कुछ नहीं, वैसे भी पुलाव चावल है नहीं, उसमें को बना दे। ठीक है। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट हो, सॉरी, इम्पीचमेंट जब होगा, तो इसमें इलेक्टेड तो होंगे, इलेक्टेड के साथ साथ तुम्हारा कौन होंगे? नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे। अभी नॉमिनेटेड तुम्हारा लोकसभा वाला तो खत्म हो गया, तो राज्यसभा वाला तो है, जिसको प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करती है, तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे राज्यसभा में, है ना। लेकिन पार्टिसिपेशन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर आएंगे, है ना।
आज तक इंडिया में प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगी है क्योंकि इतना लेंदी प्रोसेस इसलिए स्टार्ट हुआ भी नहीं अभी तक। अच्छा, वैकेंसी क्यों होती है, रीजन सुनो। वैकेंसी इसलिए होती है भाई, 5 साल से पहले एक्सपायर हो जाए, इम्पीचमेंट प्रोसेस हो, उसके थ्रू हटाया गया हो, या रिजिग्नेशन दे दे अपने खुद मर्जी से, या डेड हो जाए। ठीक है, यहाँ भी वही बात लिखा हुआ। हाँ, लेकिन लेकिन भाई जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाता है तो 6 मंथ के अंदर भरना है। प्रेसिडेंट अपने ऑफिस तक कब तक रहेगा? 5 ईयर। 5 ईयर तक अपने ऑफिस में टर्म में रहेगा। देखो, आर्टिकल 56 में क्या बोल रहा है? आर्टिकल 56(1)(a), ठीक है, इंटर प्रेसिडेंट। इंटर प्रेसिडेंट का मतलब तुम्हें समझती हो क्या होता है? ये पहले करवाई थी? नहीं नहीं, पहले करवाई थी? हाँ, ये वाला याद नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम नहीं पढ़े हैं। अच्छा ठीक, ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो क्या होता है इंटर प्रेसिडेंट में। The president shall not withstanding the president shall not withstanding the expiration of his term। समझना ये बात, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो टर्म है ना वो खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल सक्सेसर इंटर ओपन हिज ऑफिस। जब तक का तुम्हारा कोई न्यू प्रेसिडेंट नहीं आता है ना, 5 साल कंप्लीट हो गया, 5 ईयर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक का कोई न्यू प्रेसिडेंट नहीं आया है, तब तक का तुम्हारा वही प्रेसिडेंट बैठेगा। ठीक है, तब तक का कोई न्यू प्रेसिडेंट नहीं आया है, वही प्रेसिडेंट कंटिन्यू चलेगा, तो उस प्रेसिडेंट को बोलते हैं हम लोग इंटरव्यूग्रम प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56(1)(c) में इसके बारे में बोला गया है। आर्टिकल 56(1)(c) में बोला गया है, ठीक है, समझ में आ रहा क्या है? इंटर मतलब एक गैप होता है ना कि अभी न्यू प्रेसिडेंट नहीं आया लेकिन इसका टाइम खत्म हो गया, तो ये क्या करता है, जो पहले वाला वही लेके चला रहा है। ठीक है, मतलब 5 ईयर, समझना 5 ईयर टर्म कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, और न्यू प्रेसिडेंट अभी तक आया ही नहीं, तो अभी वही वाला प्रेसिडेंट जो है वो चला रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरिग्रम प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56। अब पावर पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पावर, पावर से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट बहुत बड़ा है, अब मैं तुम लोग को छोड़ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है। और जैसे तुम लोग को बोले कि तुम लोग को जेट का भी प्रिपरेशन करना है, ये पढ़ोगी तो जेट का भी हो रहा, और नीट का भी करना, तो डीपली तो पढ़ाना ही पड़ेगा। पावर क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को कौन कौन मिली हुई है? प्रेसिडेंट के नाम से तो सारा काम होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन करती है ना, प्रेसिडेंट के नाम से करती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, अदर मिनिस्टर्स को। अब ये लोग प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर तब तक के अपने ऑफिस में रहते हैं, तब तक का प्रेसिडेंट चाहता है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको किसको करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, चीफ जस्टिस और एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये सारे लोगों को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और इन्हीं सारे पावर को क्या बोला जा रहा है? प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। और क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया भी शेड्यूल एरिया, मतलब कोई एरिया है और प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ ये एरिया शेड्यूल एरिया है, ठीक है, एंड हैज अ पावर विद द रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया विद ट्राइबल। कौन एरिया शेड्यूल है, कौन एरिया ट्राइबल है, ये डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये भी प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में हम क्या क्या कर पढ़े हैं? अपॉइंट करता है, ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया को अनाउंसमेंट करता है, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, और जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम चलता है इन्हीं के नाम पे चलता है, ठीक है।
लेजिस्लेटिव पावर भाई देख लो, समनिंग या प्रोगिंग पार्लियामेंट, ठीक है। समन का मतलब क्या होता है बोलो, मैं पढ़ाई हूँ पहले। बुलाना बुलाना। और प्रोग का मतलब, बोलो। ये इसका मतलब शायद स्थगित करना होता है। स्थगित मतलब, स्थगित मतलब एंड करना। हाँ एंड तो बोली, सही बात बोली, कुछ तो आ गया। आरती तुमको याद है कुछ भी माइंड में, बोलो अगर है तो, तब मैं बताऊंगी। चलो मैं बता रही समन प्रेसिडेंट बुलाते हैं। हूँ। हाँ समन मने तो बुलाना। हाँ, इसको प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, देखो आ जाओ। बोले यहाँ पे तो एंड बोलेगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोलेगा सेशन का एंड, समझना, एंड पार्लियामेंट, ठीक है। ये बोला कि सेशन खत्म, प्रोग, लेकिन विदाउट डिसॉल्व। अब विदाउट डिसॉल्व का मतलब मैं बता रही हूँ, डेट नहीं बताएगा ना, डेट नहीं बोला कि पार्लियामेंट खत्म, कुछ भी नहीं बोला कि अब कब सेशन मिलेंगे, बोला ये नहीं बोलता है कि पार्लियामेंट खत्म, बोलेगा प्रोग, प्रोग का मतलब पार्लियामेंट का सेशन खत्म, अब कब मिलेंगे, नेक्स्ट कब मिलेंगे, ये सब कुछ नहीं बताता है, ठीक है ना। सेशन को रोक दिया, मतलब बोलता है प्रोग, ठीक है ना। तो प्रोग का मतलब होता है कि बस से बोल दिया कि हाँ खत्म, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि कब तक कब हम लोग दूसरा सेशन में मिलेंगे, कि ये नहीं बोलेगा कि सेशन डिसॉल्व हो गया, ठीक है, आज का सेशन खत्म, आज का सेशन यहाँ से एंड, ये नहीं बोलेगा। खाली बोलेगा प्रोग, प्रोग का मतलब कि वो आने वाला डेट नहीं बोला कि हाँ अब हम लोग नेक्स्ट कब मिलेंगे, या फिर ये भी नहीं बोला कि आज का सेशन खत्म, खाली बोला प्रोग, प्रोग का मतलब पार्लियामेंट का सेशन एंड, कोई डेट नहीं बताया गया, ठीक है। तो चाहे समन करना हो चाहे प्रोग करना हो पार्लियामेंट में, तो ये कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा को डिसॉल्व भी कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। अब यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट जो है वो समन करता है ज्वाइंट सिटिंग को, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग होता है, जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब पता है ना, जब दो बिल को लेकर, जब एक बिल को लेकर दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, तब क्या किया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, समझना। लेकिन इस ज्वाइंट सिटिंग को समन कौन करता है, अगर तुमसे पूछे समन कौन करता है, बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। लेकिन तुमसे ये पूछे कि इसको प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है, अगर पूछ ले कि ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड्स ओवर कौन करता है, प्रिसाइड्स ओवर कौन करता है, तब तुम्हारा आंसर होगा स्पीकर। इसलिए मैं दोनों साथ में पढ़ाती हूँ, कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर पूछे ज्वाइंट सेशन को समन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट, ठीक ना। ज्वाइंट सेशन होता कब है, जब दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में किसी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाती है, तब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। लेकिन बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन इसको प्रिसाइड कौन करता है, वो है स्पीकर। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। The President addressed the Parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of the each year. मेरी बात सुनो, जब तुम्हारा जैसे 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होता है ना, तो 5 साल के बाद जब जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन का जो पहला सेशन होता है ना, वो कौन एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको भी कौन एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट। याद करना, आया हुआ क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट कैन सिक मैसेज, वो पार्लियामेंट के दोनों हाथ से वो मैसेज ले सकता है, कोई बिल पेंडिंग है उससे रिलेटिव कोई बात होगा वो ले सकता है। अपॉइंट द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी मेंबर द लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा के कोई भी मेंबर को क्या करता है, अपॉइंट करता है। प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लोकसभा एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन वेकेंट। बोल रहे क्या करेगा प्रेसिडेंट, कि ये क्या करता है, अपॉइंट करता है। लोकसभा के किसी भी मेंबर, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी मेंबर को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, ठीक है। बोला अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो सीट होता है ना, लोकसभा में होगा स्पीकर और राज्यसभा में होगा डिप्टी स्पीकर, सॉरी वाइस चेयर, सॉरी चेयरमैन। लोकसभा में होगा स्पीकर, तो बोला है कि अगर आपका स्पीकर ना हो या डिप्टी स्पीकर ना हो लोकसभा का, चेयरमैन ना हो, तो चेयरमैन तो राज्यसभा में होता है, या डिप्टी चेयरमैन ना हो, है ना, वैकेंट हो, तो ये सब कौन अपॉइंट करता है, ये प्रेसिडेंट, ठीक है।
उसके बाद बोला कि 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। देख लो, लेजिस्लेटिव ज़्यादा पावर है ना, लेजिस्लेटिव 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में से। द प्रेसिडेंट ने क्या किया है, नॉमिनेटेड 2 मेंबर द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडिया कम्युनिटी, हाउएवर द 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 डिसकंटिन्यू दिस प्रोविजन। प्रेसिडेंट पहले दो में प्रेसिडेंट जैसे लोकसभा में क्या बोली कि राज्यसभा में से 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। उसी तरह पहले 2019 से पहले लोकसभा से भी 2 मेंबर को अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंट, ठीक है ना। लेकिन 2019 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कि अब एंग्लो इंडिया के जो दो मेंबर को अपॉइंट किए जाते थे लोकसभा के लिए, उनको नहीं अपॉइंट किया जाएगा। द प्रेसिडेंट डिसाइड करता है क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को अगर डिसक्वालीफाई करने प्रेसिडेंट को अगर किसी मेंबर को पार्लियामेंट में किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है, ठीक है ना, विद द कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन कर कर किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को डिसक्वालीफाई कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल जाती है तो प्रेसिडेंट उस बिल को या तो हाँ बोलेगी, या तो अपने पास रख लेगी, या तो उसको रिटर्न कर देगी। स्टेट बिल में भी वही है, डाल। अच्छा, ये जितना भी पावर है ना, इसका लेजिस्लेटिव पावर था, ठीक है, समन करना, ज्वाइंट सेटिंग, पार्लियामेंट को एड्रेस करना, ये सब। अब आएगा तुम्हारा जो इनका काम है वो है, अब आएगा प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल पावर क्या दी गई। मनी बिल इंट्रोड्यूस कौन करता है पार्लियामेंट में? सबसे पहले प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन किया जाता है, उसके बाद पार्लियामेंट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एनुअल बजट को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो ही कॉज यूनियन बजट टू बी, पहले पार्लियामेंट उसको रखेगी, ही कैन यूनियन बजट टू द लेड बिफोर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पहले उसी के सामने रखा जाएगा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट पर लाया जाएगा यूनियन बजट, यानी एनुअल बजट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो पूरा कंट्रोल है प्रेसिडेंट पे होता है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे किसका कंट्रोल होता है? प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल पावर है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है? पैसा रखा था इंडिया का, ठीक है। बोला और क्या है, ही कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, हर 5 साल के बाद ये फाइनेंस कमीशन को क्या करता है? अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट, सबको अपॉइंट करता है भाई, है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, ये किसको अपॉइंट करता है? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के चीफ को अपॉइंट करता है। ये डिक्लेयर करता है पीस सब्जेक्ट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। देखो भाई, दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है और भी लड़ाई करते करते थक गया, अब हम लोग को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके पीस को अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। पीस को अनाउंसमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। डिप्लोमेटिक पावर द प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ट्रेटीज है, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, जो भी कमिटमेंट, जो भी नेगोशिएशन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही होते हैं, ठीक है। तुम लोग को बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? हाँ, ठीक। प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पावर भी मिली हुई है। प्रेसिडेंट को कौन कौन पावर मिली हुई है? ऑर्डिनेंस पावर भी। एक मिनट को तो चार लगा लेती हूँ मैं। प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पावर भी मिली हुई है, ये पावर प्रेसिडेंट को भी मिली हुई है, और ये पावर गवर्नर को भी मिली हुई है। तो प्रेसिडेंट को जो पावर मिली हुई है ऑर्डिनेंस पावर, इसकी जो आर्टिकल है वो 123 है, और गवर्नर की जो आर्टिकल है ऑर्डिनेंस पावर की वो है 213। मैं ठीक बोल रही हूँ? कुछ गलत की बताओ मुझे, नहीं ना। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल है 123, या फिर गवर्नर का आर्टिकल है 213। कोई डाउट है? पूछ लो। ये पढ़ाओगे, ये भी पढ़ाओगे अच्छे से तुम लोगों को, ठीक है, इसका पार कर रहे। अभी हम लोग उस दिन क्वेश्चन कर रहे थे तो ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है।
आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को क्या दिया गया है? पार्डन पावर दिया गया, ठीक है। कंप्लीटली रिमूव द बोथ सेंटेंस इन कन्वेंशन, किसी को सेंटेंस मिला हुआ है, सजा मिला हुआ है, कन्वेंशन, अगर कंप्लीटली माफ कर दिया जाए, जाओ भाई तुम आजाद हो। अब्सॉर्ब्स द कन्विक्शन फॉर और सेंटेंस पनिशमेंट या डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। किसी पर्सन को पनिशमेंट मिला है, सेंटेंस मिला हुआ है, और इसने क्या किया? खत्म कर दिया कि भाई चलो माफी, खत्म कर दिया कि तुम्हारा सजा खत्म, तो ये पार्डन है, यानी इसने माफी दे दिया, ठीक है, इसने माफी दे दिया। Commutation substitute one from punishment from another, usually latter. Example, this sentence commitment to the rigorous imprisonment. कम्यूटेशंस में क्या किया जाता है? जो सजा दी जाती है ना, जो पनिशमेंट दी जाती है ना, तो यहाँ पे सजा को थोड़ा लाइट कर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी पर्सन को फांसी की सजा मिली हो, डेथ सेंटेंस को, तो अगर तुम कम्यूटेशंस को अप्लाई करते हो तो क्या होता है? तुम्हारा जो फांसी का सजा है ना, वो इम्प्रिजमेंट, जिंदगी भर का कैद के लिए हो जाएगा, मतलब ये उम्र कैद का सजा हो जाएगा। डेथ सेंटेंस से तो अच्छा उम्र कैद ही है, ठीक है। रिमेशंस रिड्यूस द पीरियड ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, किसी को 14 ईयर का सजा मिला है, अब बार बार जाके वो अपील कर रहा है कि सर मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, तो इस सजा को काट के 7 साल कर देंगे, तो उसको बोलेंगे रिमिशन। अवार्ड ए लीजर सेंटेंस इंस्टीड वन ओरिजिनली अवार्ड टू स्पेशल सर्कमस्टांस, एग्जाम्पल फिजिकली डिसेबिलिटी, कन्विक्ट, प्रेगनेंसी, वीमेन ऑफेंडर। मान लो कि किसी पर्सन को फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, या कोई वीमेन प्रेग्नेंट है, तो उसको भी रोक दिया जाता है, ठीक है, इसको रिस्पायर बोलेंगे। रिप्राइव क्या हुआ? टेम्पररी स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, स्पेशली डेथ सेंटेंस। देखी होगी तुम, मतलब कि ऑल टाइम फॉर द कन्विक्ट सिक पार्डन द कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, कुछ देर के लिए किसी को डेथ से फांसी पड़ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई बीमारी, तुम देखी होगी, मतलब नहीं देखी होगी कि नहीं। मेरी मम्मी बताते थे, जैसे मेरे नाना बताते थे कि जब मैं बताई थी ना, मेरे नाना जॉब करते थे, तो मेरे नाना बताते थे मेरी अम्मी को, तो मेरी अम्मी भी बताती है कि जब फांसी मिलता है ना, तो पहले पूरा बॉडी चेक होता है, ठीक है। मान लो कि बॉडी में कोई तुम्हारा डिजीज आ गया, कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी आ गया है, तो क्या किया जाता है कि फांसी को रोक दिया जाता है, ठीक है। कोई भी थोड़ा सा भी बुखार अगर रहा बॉडी में, ठीक है, तो वो रोक दिया जाता है। बीमार आदमी को सजा नहीं दिया, मतलब फांसी नहीं दिया जाता। तो यही भी बोला कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है और मान लो कि उसको कोई बीमारी आ गया, जैसे तुम जवान में भी देखी होगी कि दीपिका को फांसी मिल रहा था और वो गिर गई, तो पता चला वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट थी तो उसका फांसी थोड़े दिन के लिए रोक दिया गया था। और ये वाला हम लोग को पहले से ही पता था, मेरी अम्मी बताती थी कि हम लोग नाना बताते थे कि मेरे नाना भी जाते थे ना जब फांसी वगैरह किसी को मतलब पड़ता था, तो वो मतलब पूरा नहीं बताते थे, वो बोले कि एक के बारे में बताते थे कि मेरे सामने पड़ा था, तो मैं देखा था कि मेरी अम्मी बता रही थी कि पूरा बॉडी चेकअप हुआ पूरा, कि कैसे कैसे, मतलब कुछ है तो नहीं बॉडी में, कोई बीमारी नहीं, कुछ ही नहीं इस तरह का। तो इस तरह से शायद उसका फिर माफ भी हो गया था, कैसे कैसे करके फिर माफ होता पता नहीं था, लेकिन ऐसा कोई ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो अगर किसी के बॉडी में कोई बीमारी हो गया, कि कोई डिजीज है, तो थोड़ा दिन के लिए रोक दिया गया, टेम्पररी स्टे कर दिया जाता है, तो उसको बोलेंगे रिप्राइव। रिस्पाइट में क्या बोलेंगे? रिस्पाइट में अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ गया, तो उसको माफ कर दिया जाता है थोड़ा दिन के लिए, मतलब कि फांसी का सजा तो उसको कम कर दो, जैसे सबाना बानो केस में बोला जा रहा है फांसी मिलेगा, उसका एक छोटा सा बच्चा है, तो उसके सजा को कम कर दो, सेंटेंस को कम कर दो, लेजर कर दो, ठीक है, ये बोला जा रहा है, क्योंकि वो उसकी बच्चे है, ठीक है, एक बेटा है, या कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी कम कर दो। लेकिन जब थोड़े दिन के लिए, कि जैसे जवान मूवी में देखिए, थोड़े दिन के लिए दीपिका को स्टे कर दिया था फांसी, तो वो हो गया रिप्राइव, ठीक है। तो हो गया पार्डोन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव। प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस है देख लो। ये पार्डोनिंग पावर में, ओनली अथॉरिटी पार्डोन डेथ सेंटेंस, पार्डोन का मतलब होता है माफी, माफी देना, डेथ सेंटेंस में दे सकता है, लेकिन ये कैन नॉट पार्डोन डेथ सेंटेंस, ये पार्डोन देगा, जैसे कि अगर किसी को जेल का सजा मिला उसमें पार्डोन दे सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता,
ठीक है, आ जाओ। कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंशन, रिमिशन, कम्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट सेंटेंस बाय द मार्शल कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट। मार्शल कोर्ट का मतलब क्या होता है, सुनो। मान लो कि जैसे कि ये देखो, मेरी बात सुनो कि तुम लोग को पता ना मिलिट्री का कोर्ट अलग होता है। जैसे मैं तुम लोगों को स्टोरी भी सुनाई थी कि जब मैं बोली भी थी कि सीआईएसएफ में एक मेरी सिस्टर के बगल में मैं बोली ना कि एक फ्लैट बिल्डिंग था, तो बिल्डिंग हमेशा बन रहा था, तो मैं पूछी थी क्यों, तो बोले हाँ बताए थे। मैं बताए थे ना कि वो अपने वाइफ को मार देता है। अच्छा, तुम ही सिर्फ क्लास में हो, बाकी और कोई नहीं है, क्यों सब क्यों क्यों चला गया? आरसी अंजलि है तो। वो अंजलि है, लक्ष्मी नहीं है वो। लक्ष्मी और आरसी नहीं है। ठीक है, तो मैं बोली थी ना कि क्या बात है कि उसको मार दी, वो अपनी वाइफ को देखा कि किसी और के साथ है, तो अपनी वाइफ को मार दिया, तो उसको आके पुलिस नहीं पकड़ेगा। ठीक है, उसको ओसी आया, वो कोर्ट मार्शल लगेगा उसके में। ठीक है ना, मिलिट्री का कोर्ट अलग होता है, जैसे तुमने रुस्तम में भी देखी होगी, रुस्तम मूवी में भी देखी होगी कि अक्षय कुमार का कोर्ट हाँ अलग चल रहा था, है ना, उन लोगों का ये सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो अब मेरी बात सुनो कि जब कोर्ट मार्शल चल रहा है, तो क्या यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का पार्डन है, रिप्राइव है, जो रिस्पाइट है, जो जो तुम्हारे रिमिशंस है, जो कम्यूटेशन, उसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट यूज कर, प्रेसिडेंट रोक सकता है। कोर्ट मार्शल ने सजा दे दिया, डेथ सेंटेंस किसी को, मान लो कोई अपने कंट्री के साथ ये कर रहा, धोखा कर रहा, तो उसको डेथ सेंटेंस दिया, उसके वजह से बहुत सारे लोग जब, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट आएगा, पार्डन यूज कर सकता है, बिल्कुल यूज कर सकता है, लेकिन गवर्नर को गवर्नर को ये पावर नहीं है कि वो कोर्ट मार्शल के डिसीजन को कर्टेल कर दे या ओवरराइड कर दे। ठीक है ना, ये पावर गवर्नर को नहीं है, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट को दिया गया है कि प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के डिसीजन को कर्टेल कर सकता है या ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट को दिया गया है। ये जो 5 तुम्हारा ये वाला है ना पार्डनिंग पावर, इसके थ्रू प्रेसिडेंट रोक सकता है कोर्ट के डिसीजन को, कोर्ट मार्शल के डिसीजन को, लेकिन गवर्नर को नहीं दिया गया। गवर्नर जो है ये स्टेट का लेवल का होता है ना, और कोर्ट मार्शल तुम सोच लो कितना बड़ा कोर्ट है, मिलिट्री का कोर्ट। ठीक है, 5 तरह का वीटो पावर मिली हुई है। ठीक है, 5 तरह का वीटो पावर मिली हुई है प्रेसिडेंट को, जो है ना 5 तरह का वीटो पावर मिली हुई है। अच्छा, 5 नहीं है, सॉरी, कुछ वीटो पावर मिली है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सा। अरे तुम लोगों को लेंदी लग रहा, बताओ तो, पहले भी पढ़ा हुआ है ना, तो लेंदी तो लगना नहीं चाहिए, ये तो पहले का पढ़ा हुआ नहीं नहीं लेंदी नहीं है। है ना, लेंदी तो है नहीं। पहले पहले पढ़ी होगी तो लेंदी लगा होगा, लेकिन अभी नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ चलो, ठीक है, वीटो पावर पढ़ते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट का वीटो पावर क्या है आज? पहला को बोला जा रहा अब्सोलूट वीटो पावर, प्रेसिडेंट को ना वीटो पावर दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो वीटो पावर है उसको बोला जाता है अब्सोलूट पावर। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इट मीन्स विथ होल्डिंग assent to bill passed by the legislature, power to say no a bill passed by the both house। मान लो कि प्रेसिडेंट क्या करता है, एक बिल जाता है उसके बाद, ठीक है, और उस बिल को रिजेक्ट कर देता है, मतलब अपने पास रख लेगा, विथ होल्ड, बोलेगा मैं नहीं पास करूंगा। ठीक है ना, क्या पड़ा, उसके पास पावर है कि वो बोलेगा मैं नहीं पास करूंगा। दोनों हाउस ने पास कर दिया, बोथ हाउस ने बिल को पास किया। देखो बिल क्या होता है, पहले लोकसभा पास करता है, कोई भी कहीं पर भी पर बिल को कहीं भी, या तो लोकसभा में इनिशिएटिव करो या तो राज्यसभा में इनिशिएटिव करो, है ना। तो मान लो कि बिल तुम्हारा लोकसभा में इनिशिएटिव हुआ या राज्यसभा में, तो दोनों जगह में पहले पास हो गया, यहाँ पास हो गया, यहाँ पास हो गया, लास्ट में तुम्हारा कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास। देख रही हो ना, प्रेसिडेंट के पास गया। ठीक है, अब जब प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट को ये पावर दिया जाता है कि आपको वीटो पावर मिला, इस वीटो पावर के जरिए वो क्या करता है, अपना डिसीजन ले सकता है। तो जो पहला वीटो पावर उसको बोला एब्सोल्यूट वीटो पावर। अगर प्रेसिडेंट बोला कि मैं जो हूं ना, मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं इसको साइन नहीं करूंगा, मैं रिजेक्ट करता हूँ, नो बोल देगा, नो। ठीक है, इसका मतलब है विथ होल्डिंग असेंट टू बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, पावर टू से नो। लेजिस्लेचर ने बिल को पास कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको अपने पास रख लिया, है ना, उसको असेंट नहीं दिया, है ना, अपने पास रख लिया और बोल दिया नो। ठीक है ना, मतलब क्या किया इसने
बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि मैं नहीं पास करूंगा, ठीक है, समझ में आ गया, कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। तो इसको बोलेंगे प्रेसिडेंट को जो ये वीटो पावर मिला हुआ ये एब्सोल्यूट वीटो पावर है, ठीक है ना, अपने पास रख लिया ना, विथ होल्ड, ठीक है, विथ होल्डिंग मतलब अपने पास रख लेना, होल्डिंग कर लिया, अपने पास रख लिया, ठीक है, समझ में आ गया। फिर बोल रहा, अच्छा इसका आर्टिकल वीटो पावर का आर्टिकल 111 क्वालिफाई वीटो में पढ़ाऊंगी, पहले जो जो इंडिया में पहले वो पढ़ लो, उसके बाद क्वालिफाई पढ़ते हैं। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या है? इट कैन बी overridden by the legislature with a higher majority. President cannot be hold assent if bill is adopted again by the both house. समझना, इसको मैं लिख के बताती हूँ। देखो, लेजिस्लेचर ने बिल को पास किया, लेजिस्लेचर का मतलब क्या? लोकसभा राज्यसभा। बिल को पास किया, पास करके प्रेसिडेंट के पास सेंड किया, ठीक है, प्रेसिडेंट को सेंड किया, प्रेसिडेंट क्या करेगा? देखो, प्रेसिडेंट इसको सेंड बैक कर देगा, दोबारा वापस कर देगा, सेंड बैक करेगा, अब बोलेगा आप इसको रिकंसिडरेशन कीजिए। देख रही हो क्या बोल रहा? इस बिल को दोबारा भेज देगा, बोलेगा आप इसको रिकंसिडरेशन कीजिए, मतलब इसने क्या किया? लेजिस्लेचर का बिल को पास किया को ओवरराइड कर दिया इसने। क्या क्या? ओवरराइड। बोला लेजिस्लेचर को लो पहले नहीं बोला रीसेंड कर दिया कि आप इसको, सॉरी मैं तो ये पढ़ा रही हूँ ना सस्पेंसिव, सॉरी सॉरी, हाँ, बोला क्या कि आप इसको रिकंसिडरेशन कीजिए, है ना, देख रही हो। It can be override by the legislature with the ordinary majority when bill reconsideration is returned. भेज दिया कि भाई आप इसको रिकंसिडरेशन कीजिए, फिर से देखिए। क्या बोला? आप इसको फिर से देखिए, समझ में आ गया? ओवरराइड कर दिया, लेजिस्लेचर ने भेजा बिल को, लेकिन बिल को इसने फिर क्या किया? रिकंसिडरेशन के लिए फिर से वापस कर दिया, यानी ओवरराइड कर दिया कि भाई आप इसको फिर से देखो, ठीक है, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कि हो गया, चलो आ जाओ। फिर क्या करेगा इसको? फिर इसको लेजिस्लेचर भेज देगा। इट कैन बी ओवरराइडन बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। फिर इसको फिर भेजेगा इसको, फिर क्या करेगा? वापस कर देगा कि लो, फिर प्रेसिडेंट को भेजेगा कि लो साइन करो। अब प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, अब वो ओवरराइड नहीं कर सकता है, पहले तो रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। यहाँ इसको ऐसे करना, सस्पेंसिव वोटों में क्या करता है कि बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न भेज देता है लेजिस्लेचर पर पास, याद रखना। सस्पेंसिव वोटों में प्रेसिडेंट क्या करता है? बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देता है कि आप इसको रिकंसिडरेशन कीजिए। तब लेजिस्लेचर क्या करता है? उसको फिर से ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास कर फिर से भेजता है, तब इसको ओवरराइड नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अब इसको ओवरराइड नहीं करेगा, प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिकंसिडरेशन करके वापस कर दिया ना, फिर से भेजा कि लो भाई तुमने रिटर्न किया ना, मैं फिर से मेजोरिटी यूज करके भेज रहा। अब यहाँ प्रेसिडेंट इसको ओवरराइड नहीं कर सकता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। देख लो, ऑर्डिनरी मेजोरिटी है, ठीक है। इट कैन बी ओवरराइड बाय द लेजिस्लेचर विथ एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। यहाँ पे मैं तुमको कहानी सुना रही हूँ, देखो क्या है कि जब लेजिस्लेचर बिल को भेजता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उसको क्या बोला कि बिल को रिकंसिडरेशन कीजिए, रिटर्न कर दिया। तब लेजिस्लेचर बोलेगा कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे बात को ये करने के लिए, ओवरराइड करने के लिए, मैं इसको फिर से ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास करके भेज रहा हूँ। तो वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास करके फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, ठीक है। तब प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑर्डिनरी है, देख लो ऑर्डिनरी है, क्योंकि अभी ऊपर पढ़ेंगे हाई मेजोरिटी। ऑर्डिनरी मतलब 50%। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है कि 51%। मान लो कि 100 मेंबर है, तो 100 मेंबर का तुमको सिग्नेचर कितना चाहिए? 51 मेंबर, ये ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है। हायर मेजोरिटी मांगता तो 75% मेजोरिटी, ठीक है, इस तरह से। तो ऑर्डिनरी मेजोरिटी मांग के फिर से पास करा के हो गया बिल, ये हो गया सस्पेंसिव। आ जाओ पॉकेट वीटो में पढ़ते हैं, क्या ऊपर नीचे जा रहा। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? देख लो, पॉकेट का मतलब क्या है? बोल देगा नहीं, नेदर, या तो हाँ बोलेगा, या तो रख लेगा। इट मीन्स
टेकिंग नो एक्शन, या तो कोई एक्शन ही नहीं लेगा ऑन द बिल के ऊपर, बाय द बिल, लेजिस्लेचर ने बिल को पास किया है, इस पर कोई एक्शन ही नहीं लेगा, या तो प्रेसिडेंट उसको एक्शन दे देगा या तो उसको देने से इनकार कर देगा, या तो उसको इधर, या तो उसको बोल देगा कि या तो बिल पे साइन कर देगा, या उसको रिफ्यूज कर देगा, या तो उसको साइन करने से इनकार कर देगा। ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। क्या करेगा, अपने पॉकेट में रख लेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है, या तो साइन करेगा, या तो इनकार करेगा, या तो कुछ बोलेगा नहीं, अपने पॉकेट में रख लेगा, सिर्फ वापस ही नहीं करेगा विदाउट एनी लिमिट टाइम, कुछ नहीं। जब वो वापस नहीं करेगा, जब वो वापस नहीं करेगा बिल को, तो लेजिस्लेचर समझ जाएगा कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो को यूज किया है। मैं एक बार तुम लोगों को और क्लियर से बता दे रही हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर छोटा छोटा से करके मैं लिख के बता देती हूँ। ठीक है, देखो, जब बिल को रिजेक्ट कर रहा, समझना अब्सोल्यूट वोटो का मतलब क्या है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना। अब्सोल्यूट वीटो का मतलब है बिल कंप्लीट रिजेक्ट, कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना, यानी विथ होल्ड, मना कर दिया। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो में क्या करता है तुम्हारा, सेंड बैक, वापस कर देता है बिल को। कौन, प्रेसिडेंट, किसके लिए, किसके लिए वापस करता है, रिकंसिडरेशन के लिए। रिकंसिडरेशन वर्ड कहाँ पे आएगा, सस्पेंसिव वोटो में, देख लो। ठीक है, पॉकेट वोटो में क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पॉकेट वोटो में, वीटो में क्या करेगा, पॉकेट वीटो में नेदर, नेदर शाइन, और ना ही रिजेक्ट करेगा। ठीक है, कैन कीप, अपने पास रख लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है ना, तब कुछ बोले, ना ही साइन करेगा ना ही रिजेक्ट कर रहा, तब लोग क्या समझ जाएंगे, ओ ये पॉकेट वीटो को यूज किया है। तीन पावर समझ में आया तुमको। ऑब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है, विथ होल्डिंग, मना कर देना, कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना, नो। सस्पेंसिव वीटो, वीटो पावर क्या है, रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर देना। ठीक है, पॉकेट वीटो क्या है, कुछ नहीं बोलेगा, है ना, ना ही साइन करेगा ना ही रिजेक्ट करेगा, ना ही साइन करेगा ना ही उसको एसेंट देगा ना ही इनकार करेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं, बस अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा क्या, पॉकेट वीटो। अब आओ, ये जो तीन वीटो हम लोग पढ़े ना, अब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ये इंडिया में होता है। अब्सोल्यूट वीटो का मतलब कंप्लीट रिजेक्ट विथ होल्डिंग या नो। सस्पेंसिव वीटो का कीवर्ड क्या है, रिकंसिडरेशन। ठीक है, पॉकेट वीटो का ये क्या है तुम्हारा कीवर्ड, अगर पूछे, है ना, इधर इधर असेंट या रिफ्यूज। ठीक है ना, इधर असेंट या रिफ्यूज, या विदाउट एनी लिमिट टाइम, यानी अपने पास रख लेना, अपने पास रख लेना, कोई लिमिट टाइम नहीं है। ठीक है ना, तब उनको पता चल जाएगा, ओ ये कौन सा वीटो पावर यूज किया है प्रेसिडेंट, पॉकेट वीटो, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बोलो ये तीन वाला समझ में आया। तब ये जो तीन है ना, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में सिर्फ यही तीन है। ठीक है, बोलो मुझे क्लियर हुआ तुम लोगों को ये तीन। सुषमा, कौन कौन क्लास में है, हाँ हाँ दी, समझ में आया। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे पहले ये बताओ। तीन हाँ हो गया, अब आ जाओ। अब ये पढ़ेंगे क्वालिफाई वीटो। ये जो तीन पढ़े थे हम लोग, कहाँ पे था, ये इंडिया में है, लेकिन क्वालिफाई वीटो अमेरिका में है। यहाँ पे क्या होता है, देख। It can be override by the legislature with a higher majority. President cannot withhold as in a will adopt the again by the House. अगर लेजिस्लेचर कोई बिल को हाई मेजोरिटी के साथ प्रेसिडेंट के पास भेजती है, तो प्रेसिडेंट उसको ना तो अपने पास रख सकता है, ना ही उसको दोबारा भेज सकता है हाउस में, उसको हर हाल में साइन करना पड़ेगा। यही वो बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, इट कैन बी ओवरराइड बाय द लेजिस्लेचर विद हाई मेजोरिटी। अगर लेजिस्लेचर हाई मेजोरिटी के साथ, है ना, अगर कोई बिल को हाई मेजोरिटी मतलब क्या, दो थर्ड मेजोरिटी से बिल को, है ना, बिल को
प्रेसिडेंट ये लेजिस्लेचर पास करता है तो प्रेसिडेंट उसको कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट उसको कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे पूरा कहानी बता रही हूँ, देखो क्या है। क्वालीफाई वीटो में क्या होता है, और क्वालीफाई वीटो जो है यहाँ पे यूज नहीं होता, ये तुम्हारा अमेरिका में यूज होता है क्वालीफाई वीटो, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेजिस्लेचर ने कोई बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा साइन करने के लिए। प्रेसिडेंट ने इसको बोला रिकंसिडरेशन कीजिए, ठीक है, रिकंसिडरेशन करने के लिए वापस भेज दिया कहाँ पे, लेजिस्लेचर के पास। अब लेजिस्लेचर क्या करेगा, इसके बात को ओवरराइड करने के लिए क्या करेगा, हाई मेजोरिटी यूज करेगा। लोग इसी टाइम कॉल करते हैं। हाई मेजोरिटी यूज करेगा, हाई मेजोरिटी। क्यों? ताकि प्रेसिडेंट इसके बिल को ओवरराइड ना कर सके, ठीक है। हाई मेजोरिटी जहां पे आएगा, ओवरराइड और हाई मेजोरिटी आएगा, ये हो जाएगा क्वालिफाई वीटो, याद रखना। जहां पे तुम्हारा ऑर्डिनरी मेजोरिटी आएगा, ओवरराइड आएगा या रिकंसिडरेशन आएगा, वो हो जाएगा सस्पेंसिव वीटो। बस इजी में याद करो, मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। क्वालिफाई वीटो का मतलब है कि यहाँ पे लेजिस्लेचर क्या करती है, प्रेसिडेंट को ओवरराइड करने के लिए बिल को हाई मेजोरिटी के साथ पास करती है, ताकि प्रेसिडेंट इसको ओवरराइड ना कर सके। बस ऐसे याद रखो, ठीक है। एक बार मुझे तुम लोग बताओ तो, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग भी बहुत सारा हो गया। मुझे बताओ कि एब्सोल्यूट वीटो का कीवर्ड क्या है। टोटली रूप से मतलब रिजेक्ट करना। कंप्लीट रिजेक्ट कर देगा, विथ होल्ड। और तुम्हारा सस्पेंसिव का क्या है, रिकंसिडरेशन। हाँ, रिकंसिडरेशन। क्वालिफाइड का क्या है, 50% मेजोरिटी। नहीं, हाई मेजोरिटी, हाई मेजोरिटी, हाई मेजोरिटी, हाई मेजोरिटी प्लस ओवरराइड, ये कीवर्ड है, ठीक है। ओवरराइड, एक मिनट रुक, जो मैं अच्छे से लिखती हूँ। मतलब लेजिस्लेचर ने क्या किया, हाई मेजोरिटी के साथ बिल को पास किया, तो प्रेसिडेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारा आ गया पॉकेट। पॉकेट का बताओ क्या है, बिल को ना तो नो बोलेगा, ना तो निदर बोलेगा, ना तो नो बोलेगा, ना तो यस बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि उसको कीप अपने पास रख लेगा। क्या करेगा, अपने पास रख लेगा, कीप रख लेगा। तो फिर लेजिस्लेचर को समझ में आ जाएगा, जब ये कुछ बोल ही नहीं रहा है ना हाँ या ना, यानी इसने पॉकेट वीटो को यूज किया है, ठीक है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको समझने में बहुत ही होता है। ये देखो, सस्पेंसिव वीटो को इंडिया में सबसे पहले किसने यूज किया था, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट बिल के लिए, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया था, एक बार बिल को बोला गया था पार्लियामेंट को कि आप बिल को रिकंसिडरेशन कीजिए, ठीक है। पॉकेट वेटो को किसने यूज किया था, प्रेसिडेंट जेल सिंह ने। इन्होंने क्या किया था, इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में इन्होंने क्या किया था, बिल को बस अपने पास रख लिया था, कुछ बोला ही नहीं था, ना हाँ ना नो, हाँ ना, कुछ नहीं बोला था। अब्सोल्यूट वीटो का पावर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यूज किया था 1954 में, पिप्सू एप्रोप्रिएशन बिल में, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया था, कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया था। अब्सोल्यूट वीटो को दो दो प्रेसिडेंट ने यूज किया था, वेंकटरामन, है ना। आर के वेंकटरामन जो है प्रेसिडेंट 1991 में यूज करते हैं। जो तुम्हारा पेंशन और पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनके पेंशन सैलरी अलाउंस से रिलेटिव जो बिल है, उसमें उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बिल को कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया था विथ होल्ड, ठीक है। कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया था, साइन करने से मना कर दिया था, नो बोल दिया था। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। कितना जल्दी कितना टाइम पार हो रहा, मैं 7 बजे से, अच्छा थोड़ा तो बात करने में भी टाइम गया, अच्छा ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर, ये लास्ट है, देख लो। डिस्क्रिशनरी पावर, प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या है, ठीक है ना। देखो भाई, एक मेरी बात सुनो। जब तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो तुमने सुनी होगी कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनता है ना, कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनता है। तो बोला जब भी तुम्हारा कोई सिंगल मेजोरिटी पार्टी, मेजोरिटी बोला गया कि भाई आपको 500 मेजोरिटी वोट लाना है, और कोई कभी नहीं आ रहा,
ठीक है ना, तब कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनता है। अब कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनेगा तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, तो इस तरह का तुम्हारा एक डायलेमा चलता है। तब यहाँ पे प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर कर। लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है, तो प्रेसिडेंट, किसके एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। ठीक है, सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अगर एडवाइस चाहिए या एड चाहिए तो वो किससे लेता है, प्रेसिडेंट से। कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 74। ठीक है ना, आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग बोले कि प्राइम मिनिस्टर स्टेट से, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से स्टेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी, तो वो आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जाके प्राइम मिनिस्टर से स्टेट से मामला, स्टेट से रिलेटिव कोई भी मामला से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। आर्टिकल 78 में ये बोला गया। ठीक है, आर्टिकल 43 में क्या बोला गया है समझना। सुप्री आर्टिकल 43 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से अगर इसको एडवाइस चाहिए प्रेसिडेंट को, ठीक ना, इसको सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी पावर बोलते हैं, और ये प्रेसिडेंट का भी पावर बोलते हैं, कि प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि अगर उसको एडवाइस चाहिए, ठीक है, तो ये एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन ये कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग ले सकता है, आर्टिकल 143। ये एग्जाम में ऐसे आता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी पावर का आर्टिकल क्या है, वो आर्टिकल 143। फिर ऐसे भी आया हुआ है कि जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है तो ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 143 के अंदर आता है। ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा ना, नहीं आएगा तो प्लीज बोलना, ठीक है। हाँ बोलना प्लीज। Who was the first and longest serving president of India? ऐसा फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम बताओ जो बहुत लंबे अरसे तक, लॉन्गेस्ट, इंडिया में रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका पीरियड बहुत दिन तक, जैसे इंडिया में तुम देखोगी तो जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन लोगों का पीरियड लॉन्ग जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का सबसे ज्यादा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जाएगा पीएम में। लेकिन अगर प्रेसिडेंट में तुम देखोगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल। ये क्वेश्चन पता नहीं सच पूछ रहे थे कि नहीं, मैं रील्स में देख रही थी कि बिहार के एक स्टूडेंट से पूछ रहे थे, बिहार का, नहीं नहीं नहीं, बिहार का नहीं, एक सीरियल दे रहा था, वो पूरा सेलिब्रिटी लोग थी, पति पत्नी वो देता ना तुम्हारे इसमें कलर्स में, तो उसी में हाँ तो उसी में, हाँ तो उसी में ना मैं ऐसी रील्स में देख रही थी कि पूछा ना कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो वो ना किसका किसका नाम बता रही थी, तो मुझे हंसी भी आया कि ये लोग बस करें। तो वो पता नहीं क्या नाम, प्रतिभा पाटिल होगी, ठीक है। प्रतिभा पाटिल वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि राजस्थान की गवर्नर, ये याद भी नहीं करोगी तो चलेगा, ये राजस्थान की फर्स्ट विमेन गवर्नर भी रही है और इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रही है विमेन। ये PYQ क्वेश्चन है नेट का, है ना। दो ऐसे प्रेसिडेंट के नाम बताओ जो अपने ऑफिस में ही डेट कर गए थे, जब वो प्रेसिडेंट थे और ऑफिस में ही डेट कर गए थे, ड्यूरिंग द ऑफिस, ड्यूरिंग देयर ट्यूनर। फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दो ऐसे पर्सन हैं जो अपने ऑफिस में ही डेट कर गए थे। हुआ द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम बताओ। VV गिरी जो थे ये फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट है। एक्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट के बदले दूसरे प्रेसिडेंट आके एक्ट कर रहे, इसको बोलेंगे। हुआ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले ऐसे चीफ जस्टिस, पहले इंडिया के पहले ऐसे चीफ जस्टिस, ओ सॉरी, हुआ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम बताओ जो इंडिया के फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। मोहम्मद या M हिदायतुल्लाह फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो इंडिया के फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने बने हैं और फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब चीफ जस्टिस भी है और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने, वो है M हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन ही सब आया हुआ ना, इसलिए मैं पूछी। चलो जल्दी जल्दी बता दो, तो ऐसे मैं ज्यादा क्वेश्चन लाई नहीं देख रही हूँ, तो है तो बता दो। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द रिनोन साइंटिस्ट प्ले रोल, जल्दी से बताओ, स्पेस एंड मिसाइल प्रोग्राम में पढ़ाई है तुम लोगों को। मिसाइल मैन इनको बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने यही तो जो थे जो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया जो आज न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोलो। दीदी जाकिर हुसैन होगा। बिल्कुल बिल्कुल जाकिर हुसैन होगा, कोई दो राय नहीं है, जाकिर हुसैन। ये लोग क्यों नहीं बोल रही है,
विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व 2 कंसेक्यूटिव टर्म? 2 ऐसे प्रेसिडेंट के नाम बताओ जो कंसेक्यूटिव टर्म में बने, मतलब एक बैठे फिर मतलब लगातार 2 बार बैठे। ऑप्शन 2 एक मिनट रुक जाओ, चलो आगे। नीलम सत्यार्थी। राजेंद्र प्रसाद, अभी हम लोग पढ़े ना लॉन्गेस्ट टर्म तक ये बैठे थे। मेरे रूम में आंटी है अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। इमरजेंसी कौन लगाया था इंडिया में 1975 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। इंडिया में जब 1975 में इमरजेंसी इंडिया में कौन लगाया, कौन प्रेसिडेंट? सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, ये क्वेश्चन कुछ और बोल रहा, रुक जाओ। प्राइम मिनिस्टर का नहीं पूछा, प्रेसिडेंट का। इंडिया में जब 1975 में इमरजेंसी लगा, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लगाई थी, तो प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और बोलने दो। ऑप्शन डी। डी बोल रही हो? कौन कौन आंसर बोला? हम सी बोले। नहीं, फखरुद्दीन अली थे ना। हाँ सही बोली लक्ष्मी, सुषमा सही बोली। फखरुद्दीन अली, याद करो, जब इंडिया में इमरजेंसी लगा था तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, बट प्रेसिडेंट कौन था? फखरुद्दीन अली, ठीक है। छोड़ दो यार ये क्वेश्चन, बाकी ये तो मैं करा ही चुकी हूँ। एक बार ये देख लो लिस्ट प्रेसिडेंट का, सारे ही कंप्लीट कर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 5-5 करके कम से कम याद करो, ठीक है, एग्जाम में आ रहा ना। पहले हो गए राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, फिर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का खूबी क्या है भाई, मतलब क्वालिटी क्या है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। वीवी गिरी, ठीक है। उसके बाद फखरुद्दीन अली, बस यही 6 याद करो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर के नारायण, सॉरी के आर नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और अब आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है, और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इंडिया में रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया में जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ प्रेसिडेंट का पोजिशन क्या है? प्रेसिडेंट जो इंडिया में है ना, वो नॉमिनल हेड है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, रट लो ये, ठीक है। अगर ये लो याद करना है तुमको, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को असिस्ट और एडवाइस कौन देते? प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल? बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस चाहिए प्रेसिडेंट से, असिस्ट और एडवाइस चाहिए, तो आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, याद कर लो कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 75 है। जब भी कोई पार्टी का क्लियर मेजोरिटी ना हो और लोकसभा में कोई भी क्लियर मेजोरिटी ना हो, है ना, तब प्रेसिडेंट अपना ऑथोरिटी को यूज करती है, अपने पर्सनल डिस्क्रिशन पावर को यूज करती है, और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करती है। ऐसा इन्होंने कब कब किया? पहला बार डिस्क्रिमिनेशन कब यूज हुआ था इंडिया में? 1979 में, जो नीलम संजीवा रेड्डी को, जब नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट थे और उन्होंने चरण सिंह को अपॉइंट किया था, याद रखना। नीलम संजीवा रेड्डी जो है
देन प्रेसिडेंट थे उस वक्त 1979 में, जब पहला बार किसी प्रेसिडेंट ने अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर प्राइम मिनिस्टर को यूज किया था। कॉल्यूशन लीडर तो बन गया, दो पार्टी से। कॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? दो लीडर मिलकर कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनाता है, ये दो तीन। अब उनमें लड़ाई हो रहा है कि मैं कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। तब यहाँ पे प्रेसिडेंट आता है और अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो इंडिया के फर्स्ट डिस्क्रिशनरी पावर वाला प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो चरण सिंह, अगर पूछे तो। ठीक है, कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिनको पहली बार प्रेसिडेंट ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर अपॉइंट किया था? वो है चरण सिंह। ओके, आ जाओ। बाकी मैं ये हटा रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन द प्राइम मिनिस्टर टू ऑथ एंड ऑफिस। यहाँ पे देख लो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यहाँ पे रामनाथ कोविंद, ये इनको शपथ दिला रहे, ऑथ दिला रहे, सॉरी ऑथ है ना, ऑथ या शपथ जो भी बोले। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स। तुम लोगों को लगता है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस फिक्स है? बताओ तो। नहीं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। यूएस में फिक्स होता है 4 ईयर, यूएस में फिक्स होता है, इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में इलेक्शन बुलाता है कि 5 साल के बाद होगा। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक ही बात रिपीट हो। भाई प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? मुझे तो ये पता ही नहीं, चलो मैं बताती हूँ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज द मेजोरिटी सपोर्ट द लोकसभा। जब तक का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लोकसभा में उनकी मेजोरिटी है, तब तक का प्रेसिडेंट ही कैन नॉट बी डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट। तब तक आप प्राइम मिनिस्टर को हटा ही नहीं सकते, तब तक का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा ही नहीं सकता। जिस दिन लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर की मेजोरिटी घटी, प्राइम मिनिस्टर को भी हटा। अभी नरेंद्र मोदी का मेजोरिटी है तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। जैसे उनकी पार्टी के मेंबर जाके किसी और पार्टी के साथ मिल जाती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो प्राइम मिनिस्टर की जो चेयर है ना, कुर्सी है ना, वो छीन ली जाएगी। ठीक ना, वो तब तक है, तब तक तो उनको मेजोरिटी मिला हुआ है। इट कैन बी लूज, इट कैन सॉरी, इन केस ऑफ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंट मेजोरिटी। अगर ये लॉस ऑफ कॉन्फिडेंट या मेजोरिटी, इनकी मेजोरिटी लोकसभा से खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो पीएम मस्ट रिजाइन, पीएम को रिजाइन देना होगा। और ये रिजाइन कौन करवाता है? प्रेसिडेंट। ठीक ना, इनकी जो सैलरी एलोनीस होती है पार्लियामेंट डिसाइड करती है। प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर क्या काम करती है? पीएम रिकमेंडेड करती है एक पर्सन को कि प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंट करे किस किस मिनिस्टर को। तुम देख रही हो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है और उनके साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी और मिनिस्टर्स भी है। लेकिन इनके मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट अपना मर्जी से करता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट को रिकमेंडेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। पीएम बोलता है कि भाई इस पर्सन को तुम अपॉइंट करो, सिर्फ अपॉइंट वो करता है, लेकिन रिकमेंडेड कौन करता है? तो पीएम करता है। ठीक है ना। पोर्टफोलियो, प्राइम मिनिस्टर हैज ए एबिलिटी अपॉइंट मिनिस्टर टू पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मिनिस्टर कौन होता है? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द पोर्टफोलियो मिनिस्टर? कोई मुझे बता अभी सकता तो है? अमित शाह। हाँ, उसी को बोलते हो। डिफिनेशन बता सकती हो तुम? पोर्टफोलियो मिनिस्टर मींस जो जो सारा जो भी रूल्स रेगुलेशन है क्या है ये तो सब सेट करता है। मतलब एक डिपार्टमेंट दिया जाता है ना, अमित शाह खड़ी नहीं हुआ सुषमा, नाम दिया गया ना, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर, ये पोर्टफोलियो दिया जा रहा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या करती है? जैसे अभी अमित शाह है तुम्हारा, तो अमित शाह को बोल दिया गया कि आप ये मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमैया फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस तरह ये पोर्टफोलियो दिया गया, इसी को पोर्टफोलियो दिया गया। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि भाई तुम ना ये तुम ना रेलवे मंत्री सॉरी तुम ना फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, तुम ना डिफेंस मिनिस्टर बन जाओ, ठीक है, तुम ना क्या नाम है, हेल्थ मिनिस्टर बन जाओ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि तुमको ये करके चलाना है। ओके, तो उसी को बोला जाता है पोर्टफोलियो। ठीक है, बाकी समझ में आ गया ना पोर्टफोलियो किसको बोला जाता है? जैसे राजनाथ सिंह, कौन सा पोर्टफोलियो उनको मिला हुआ है? राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर है ये। ठीक है, अमित शाह होम मिनिस्टर है। ठीक है,
और उसके बाद और भी कोई है जो कि मेरे ना, निर्मला सीतारमन, या फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे इसके बाद एक और है, रुको ना मैं बता रही हूँ मेरे नाम से, बहुत सारा मेरे मेरे माइंड में था, मैं पढ़ी थी, मेरे माइंड से निकालो, रुको। हाँ, ये इसको तो मैं पढ़ती भी, रुको ना मैं बता रही हूँ। हाँ, नितिन नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है। और ये सब हो गया पोर्टफोलियो, ठीक है, कि एक एक मिनिस्ट्री दे दिया भाई, अपना चलाओ, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो देते हैं, तो इसको अपॉइंट कौन करता है भाई, तो प्राइम मिनिस्टर हैव द एबिलिटी टू अपॉइंट द मिनिस्टर टू द पोर्टफोलियो। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, इन लोगों को पोर्टफोलियो देते हैं। कैबिनेट का चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट सेशन, द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। बोला कि कैबिनेट का जो सेशन होता है वो कौन डिसाइड करता है कब होगा, बोलो तो। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करता है कैबिनेट के सेशन को, ठीक है। इफ देयर इज द सिग्निफिकेशन डिफरेंस ओपिनियन एमंग द मेंबर, देखो कैबिनेट मतलब क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर अगर ओपिनियन डिफरेंस होता है, मान लो कि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर्स अपने मिनिस्टर्स के सामने कुछ लॉ लाया, ठीक है। मान लो कि 50% तुम्हारा मिनिस्टर्स होते हैं, तो 50% मिनिस्टर्स में तुम्हारा कोई मेजोरिटी नहीं बन रहा, ठीक है, ओपिनियन जो डिफरेंस हो रहा सबका, तब यहाँ पे किसका लास्ट ऑथोरिटी चलेगा, किसका लास्ट डिसीजन चलेगा, प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। पीएम कैन आस्क अच्छा, फॉर, तो स्मृति ईरानी भी है नहीं नहीं मिनिस्टर? अब नहीं 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 नहीं, स्मृति ईरानी नहीं। ओ, उसका सीरियल क्यों, सास भी बहू वाली, हाँ, अभी तो कपड़ा मंत्री। वो तो सुनो, वो तो मेरे ख्याल से उस टाइम भी उनको ये बोल के हटाया जा रहा था ना कि क्या नाम है, वो पढ़ी नहीं है, जैसे मिनिस्टर बनने के लिए कम से कम उनको पढ़े ये इतना उनकी डिग्री होनी चाहिए। और वो, क्वालिफिकेशन होना हाँ, चाहिए। और वो 12वीं ही पढ़ी हुई थी, तो उनका डिग्री इतना नहीं हो रहा था, तो मे बी इस वजह से उनका उस टाइम भी तो उनका प्रॉब्लम दे रहा था। मे बी ना हो, होती तो जरूर उसका, देखो होता तो जरूर बताता है ये कभी सास बहू वाला सीरियल में। मैं उसके बारे में पढ़ी थी, तो जहां तक था कि यही लेके अपोजिशन उठाया है कि वो तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उसको मिनिस्ट्री दे दी जाए। वो भी लेकिन कमाल की थी नहीं, एक बैग एकदम मिनिस्टर बन गई वो, सेंट्रल मिनिस्टर, अभी मिनिस्ट्री मिल रहा था उसको। मेरे ख्याल से नहीं है वो, मैं पढ़ी उनके बारे में, इस बार न्यू वाला में नहीं पढ़ी हूँ उनके बारे में, इन लोगों के बारे में पढ़ी थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर को बोल सकता है रिजिग्नेशन देने के लिए, याद रखना। ही गाइड एंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑल मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर है ना, जितने भी मिनिस्टर है, जितने भी मिनिस्टर की एक्टिविटीज होगी, जितने भी कोऑर्डिनेशन होगी, सबको कंट्रोल या गाइड कौन करता है, तो पीएम करता है। अगर पीएम रिजाइन करेगा, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्लॉप्स हो जाएगा, ठीक है। पीएम का प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन है, चीफ एडवाइजर। पीएम एक्ट एज ए प्रिंसिपल चैनल द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे तुम्हारा पीएम बैठा हुआ रहता है, और यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। इन दोनों के बीच में बात कौन करवाता है, पीएम। पीएम एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन चैनल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में बात करवाने के लिए, ठीक है। पीएम हैज टू कम्युनिकेट टू डिसीजन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, वही वाला बात बोला। द पीएम एडवाइज द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अपॉइंट द वेरियस अपॉइंटमेंट। पीएम जो है एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, है ना, चीफ एडवाइजर होता है पीएम। एडवाइस देगा कि भाई तुम ना अटॉर्नी जनरल, किस अटॉर्नी जनरल को, तुम किसे अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करो, किसे तुम क्या अपॉइंट करो, यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन कौन होगा, फाइनेंस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन कौन होगा, ये सब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। पीएम इज द लीडर ऑफ द, पीएम जो है वो कहाँ का लीडर होता है, पीएम लोकसभा यानी लोअर हाउस का लीडर होता है। ये एडवाइज द प्रेसिडेंट विद द रिगार्डिंग अच्छा, तो हम लोग अभी पढ़ेगा चाहिए, हम लोग पढ़े कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को समन करता है और प्रोग भी करता है, प्रोगिंग भी करता है, ठीक है ना। लेकिन किसके एडवाइस पे करता है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है, ये बात पढ़ लो, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि समन पार्लियामेंट के सेशन को समन कौन करता है, ये प्रोग कौन करता है, ये तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसके एडवाइस पे करता है, वो आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकसभा, देखो यहाँ पर, ही हैज अथॉरिटी ऑफ द रिकमेंडेशन डिसोल्यूशन, लोकसभा को डिसॉल्व करना है, ठीक है ना।
प्रेसिडेंट करेगा। किसके रिकमेंडेशन पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे करेगा। ठीक है, कुछ और अदर फंक्शन भी है पीएम का, जैसे नीति। पीएम इज द चेयरमैन, पीएम चेयरमैन होता है नीति आयोग का। नेशनल, ये क्या है बाबा? अरे बाबा मैं भूल गई क्या है। एनडीसी का फुल फॉर्म किस? नेशनल डिफेंस काउंसिल नहीं होगा। मेरे मैं करवाई थी, मेरे माइंड से निकल गया अभी थोड़ा सा मुझे ना, मैं भूल जा रही हूँ हर चीज। नेशनल डिफेंस एनडीए नहीं, एनडीसी तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होना चाहिए। इसके बारे में पढ़ी थी, ये हट गया मुझे लग रहा वही वाला ही है। एक था ना तुम्हारा नेशनल डिप्लोमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हाँ, नेशनल डिप्लोमेंट काउंसिल, मुझे पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल एंड इंटर स्टेट काउंसिल, सबका चेयरमैन होता है। ठीक है, पीएम ऑल्सो एक्ट चीफ स्पोकमैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा चीफ स्पोकमैन होता है। यूनियन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा तो यही बोलेगा, है ना, तो हेड होगा। क्वालिफिकेशन क्या है भाई? हिंदुस्तान का सिटीजन होना चाहिए। 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद करो। ये अगर ही मस्ट हैव ए मेंबर ऑफ द ईदर ऑफ द लोकसभा राज्यसभा, मान लो कोई पीएम बनता है, ठीक है, तो उसको, कोई पीएम बन रहा है, मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई पीएम बन रहा, प्राइम मिनिस्टर बन रहा, और अगर वो कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसको 6 मंथ के अंदर, देख लो, 6 मंथ के अंदर उसको इधर हाउस या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना ही होगा। ठीक है, नहीं बनोगी तो फिर तुमको प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा दिया जाएगा, याद रखना। जैसे इंदिरा गांधी तुम्हारा आई थी राज्यसभा से, वो नहीं, वो लोकसभा का मेंबर नहीं थी, तो उसको कोई ना कोई उसको कोई ना कोई हाउस का मेंबर बनना था, तो वो राज्यसभा का मेंबर बनी, तब जाके वो पीएम बनी। ठीक है, बोला ही मस्ट मेंबर ऑफ द इधर हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, एट द टाइम ऑफ द टेकिंग ऑफ शुड बी मेंबर ऑफ द एनी हाउस विद इन 6 मंथ के अंदर आपको कोई भी हाउस का मेंबर बनना होगा भाई। ठीक है ना, ही शुड हैव कंप्लीटेड 30 ईयर। बोला कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपका 30 साल कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, लोकसभा का मेंबर बनना है, तो 25 साल कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, देखो सब बात बोल रहा है। हिंदुस्तान का सिटीजन होगा, ज्यादा क्वालिफिकेशन तो दिया नहीं है। बोला प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बहुत ईजी बात है, या तो आपको लोकसभा का मेंबर होना है या तो राज्यसभा का। अगर दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बन जाइए। 6 मंथ के अंदर कोई भी हाउस का मेंबर बन जाइए। ठीक है, अगर आप लोकसभा का बनते हैं तो आपका एज 25 होना चाहिए। अगर आप राज्यसभा का बनते हैं तो आपका एज 30 ईयर होना आज चाहिए। बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट था। कौन जीता? एनडीए। कौन जीता? एनडीए। नीतीश कुमार ही जीता है। नीतीश कुमार। वही तो जीतना जितना ही था, उसी का जितना था, क्योंकि एक तो तुम्हारा हाँ, नीतीश कुमार ही जीता, पता था वही जीतेगा। नीतीश कुमार को विमेन लोग का ज्यादा वोट मिला है उसको। वो तो पैसा भी तो दिया, मैं चचेरी बहन को 50,000 रुपया दी। घर घर की नौकरी दिया हाँ, विमेन लोग को। हम हम खाली बोले कि इसको लड़कियों 25। के बारे में बोला भी ना कि हाँ, सबसे ज्यादा सब लड़की को नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। देखो दे रहा कि नहीं, बोलता तो है देगा तब ना। दिया भी है, बहुत सारी लड़कियों को नौकरी हुआ है वहां पे, बेनिफिट लड़कियों को तो हुआ हाँ, है। हाँ, जब एक वोट बात, दिया ना वो सब लोग पूरा हंड्रेड परसेंट। स्टेट का कंपैरिजन करोगी ना, सबसे अच्छा भी बिहार चल रहा हर चीज में। तुम सोचो ना, 50,000 दिया पैसा मेरी कजन के ये बैंक में, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और मेरी आंटी लोगों को जो जो किसका किसका मेंबर बनना पड़ता है, तो 10-10 हजार उन लोगों को। हाँ हाँ ठीक बोले, 10 लाख सबको मिला। हम लोग को तो पैसा नहीं मिल रहा। लेबर कार्ड में मिला है। हम लोग को 1000 रुपये दे रही है, उसी में एकदम मुंह बंद करवा रही है। हम लोग सबसे घटिया स्टेट में रहते हैं, वेस्ट बंगाल। बहुत घटिया, बहुत घटिया, एक तो सोचे नहीं थे। एक तो पता है बंगाली लोग ऑक्युपाई करके रखा हुआ है हर जगह, और दूसरा हर कि चीज। हर चीज को ऑक्युपाई किया हुआ है। और उसमें भी अगर वो डजेंट मैटर कि तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर बंगाली बोल रही हो तो ऑक्युपाई हो जाएगा तुम्हारा, मतलब कोई बात नहीं हाँ, है। हाँ, स्पेशली सब हाँ, कोलकाता एरिया से। हाँ, लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, लैंग्वेज बहुत यहाँ मैटर की करता लैंग्वेज बहुत मैटर है। करता है। हाँ, हम फेस करते हैं यहाँ के, जो हमको समझ में आता है हाँ, वो मुझे हमको खराब लगता है। मैं फेस क्यों ना, मैं फेस क्यों, बंगाली आना चाहिए, इंग्लिश आए चाहे ना आए, बंगाली आना चाहिए। हाँ, हमको बहुत
बुरा लगता है। जब मैं सोचती हूँ कि मेरा ये खत्म हो जाए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस जगह। अब मैं भी तो अपने उधर में मैं भी तो पढ़ाई झारखंड साइड चल जाऊंगी, तो मैं भी उधर ही अपना नौकरी वोकरी का प्रिपरेशन और नहीं करूंगी। तो क्या, कभी जब वैकेंसी आएगा ना, जब भी आए अदर स्टेट में ही अप्लाई करना चाहिए। हम्म, बहुत 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 गलत कर रही मतलब। अभी मेरी बहनों का भी निकला है, तो क्या इन लोगों को भी तो ऑक्सीजन ही लगा हुआ है। इतना नंबर ला कर भी मेरे बहन का नहीं हो पाया है, क्योंकि साफ साफ उन लोगों का ही होगा जिनका नौकरी गया हुआ है। तुम स- तुम सोचो ना, 60 में 58 लाई, उसका सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुआ और एक में 57। तो एक में तो कौन किए चलो, लेकिन 57 वाला तो दम उसका आंसर आया है, मतलब रिजल्ट आया है। तो वो फिर भी है ना, सब लड़का लड़की लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का ही होगा। एक सर भी बोले कि तुम लोगों को हो सकता है बुलाएगा वो दिखाने के लिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को 10 नंबर मिल जाएगा ना, तो फिर ये लोगों को कहाँ, उन लोगों को तो एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलेगा। उम्मीद है भी नहीं इससे ना, इस गवर्नमेंट से और ये वाला जो हम्म, हम लोग भरे हैं इससे हम्म। बिल्कुल हाँ, भी और उम्मीद और नहीं है। पैसा कमाने के लिए क्या किया, बाहर का भी स्टेट्स को ओपन कर दिया, कैसे पैसा ज्यादा होगा। बहुत दिमाग से काम करिए, और बहुत अभी दिमाग से। हाँ। लोग अभी तो देख रहे हैं ना क्या कर रहा है, टोटो लाइसेंस रहेगा नहीं चला पाएगा। लाइसेंस तो बहुत सारे लोग के पास नहीं है। अब हम्म। लाइसेंस बनाने के लिए 17,000 रुपया लग रहा है सब गवर्नमेंट लेगी ममता चोर बनर्जी। चोर हो गई, चोर। क्या बोलिए। हम्म। मेरे लोगों की तरफ कोई कोई बोलता है कि क्या ममता बनर्जी है तो हम लोग हैं, हम लोग नहीं, ममता बनर्जी है हम लोग के लिए नहीं है। वो खाली जात पात करके वोट ले। इसको वोट डाले। हाँ, वो तो सभी कर रहा है इसलिए वोट भी बैंक। हाँ। वही लोग के लिए है। अभी यहाँ पर बैठा है इसलिए हम बोल नहीं पा रहे। हाँ, हमको समझ हमको रहे जरा सा हैं? भी ये इस गवर्नमेंट से लगाव नहीं है। पहले थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इसलिए ना ये ना जॉब नहीं दे रही, पहली बात। जॉब ही नहीं निकाल रही है। वैकेंसी नहीं निकाला, उसमें भी क्या किए, वैकेंसी निकाली भी, और ना उर्दू मीडियम का सीट तो ऐसे भी खाए। मेरी बहन बोल रही थी कि उर्दू मीडियम में सीट निकला भी नहीं है ज्यादा। मदरसा हाँ, रिक्रूटमेंट हुआ ना, हाँ, उसमें भी सेटिंग सीट निकाला ही नहीं है किया। उर्दू मीडियम का ज्यादा। ज्यादातर तुम्हारा ये हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम का ज्यादा निकला है तुम्हारा सीट। मेरी हिंदी नहीं था, हिंदी नहीं था। वो हिंदी नहीं है, नहीं, मतलब उर्दू में बंगाली। मेरी बहन बोली कि उर्दू मीडियम का निकला ही नहीं है, मतलब बहुत कम सीट निकाला है कि हम लोगों का ना का बराबर होगा। और जो ना का बराबर जो सीट निकाला है ना, उसमें तो वही लोग चल जाएगा जो टीचर लोग का जॉब किया है, गया है, क्योंकि उन लोगों को 10 नंबर दे रहा, जिसका जॉब गया है सिर्फ उन्हीं को देगा जिसका जॉब गया 10 नंबर। जैसे मेरी भाभी, मेरी, हाँ, ये भी है। और इससे पहले ना मदरसा रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ था। हाँ वो भी, हाँ उसमें पूरा सेटिंग पूरा उसमें, हाँ अच्छा अच्छा लोग का नहीं हुआ है। वो भी मेरी बहन दी थी, वो भी मेरी पता है बहन दी थी। क्यों नहीं हुआ है? मेरे क्लास में एक लड़की है हाँ, जैस्मीन, उसका इंटरव्यू में भी गई। हाँ, इंटरव्यू तो बहुत हाँ, मिली, उसका नहीं हुआ। हाँ, मेरी बहन ना देखो बेवकूफी का की, उसका आदत है कि एक चीज की तैयारी करेगी, मदरसा निकला, मदरसा को भर दी और बीपीएससी छोड़ दी। ठीक है। और उसकी फ्रेंड जो थी ना, वो बीपीएससी भरी, मदरसा नहीं भरी, तो उसका हो गया, मतलब उसकी सीनियर थी, उसका हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ मदरसा वाला में। बीपीएससी वाला हो गया। हाँ, बीपीएससी वाला हो गया। तो अब मेरी बहन बोली अब हम बंगाल में कोई फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि सही बोल। ये पैसा वैसा खाकर बस खाली भर लेती है। हर जगह होता है, प्रोफेसर वाला में भी तो होता है। तुम्हारा जब सीएससी निकाला था, तो उसमें भी बहुत सारा सुने थे कि बहुत घोटाला चला था, सीएससी में भी होता है घोटाला, लेकिन भाई तुम 20% घोटाला करो, 80% जॉब दो। ये करप्टेड हो गई, बहुत ज्यादा करप्टेड हो गई। चलो सुनाते हैं, वही वाला फिर बात आ गई कि वही वाला कि प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 74 में, वही एक ही बात है, लेकिन एक और बात सुनो। यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ाना मुझे बहुत जरूरी है एक चीज, कि बोला कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हेड हेड एड एंड एडवाइस तो प्रेसिडेंट को चाहिए तो आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग दे सकता है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो बात है ना, मैं दूसरे में पढ़ाऊंगी, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाऊंगी तब, है ना। ये वहां पे खूब अच्छा से बना हुआ है, एरो दे दे के बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे तुम लोग समझ में नहीं आया। एड एंड एडवाइस किस में देता, आर्टिकल 74 में, याद कर लेना। ठीक है। आर्टिकल 75 में 3 चीज को मेंशन किया गया है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगी प्राइम मिनिस्टर को और दूसरे मिनिस्टर को। ठीक है। मिनिस्टर अपने ऑफिस में तब तक रहेगी जब तक प्रेसिडेंट चाहेगी, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको, लोकसभा, याद करो बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको है, लोकसभा को।
आर्टिकल 78 में लिखा गया है कि प्राइम स्टेट दैट प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट ऑल डिसीजन मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द टू द प्रेसिडेंट। मतलब जो भी यहाँ पे मैं ये भी बोली थी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो या जो भी डिसीजन लेना हो, जो भी कम्युनिकेशन हो, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताती है आर्टिकल 78 के थ्रू। एक बार लिस्ट पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग है, देख लो एक्टिंग, फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछेगा तो गुलजारी लाल नंदा, एक्टिंग कुछ दिन के लिए बनते हैं, ठीक है, एक्टिंग। श्री लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा सेकंड एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी यही बने हैं। इंदिरा गांधी थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ है मोरारजी देसाई, फिफ्थ है चरण सिंह और सेवंथ है इंदिरा गांधी। मैं तुम लोग को याद भी कराई थी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, ओ वो तो सॉरी एक्टिंग है, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी। फिर राजीव, इंदिरा गांधी का यहाँ से स्टोरी समझो, इंदिरा गांधी को एसिनेटेड कर दिया गया। अब उनके ही में, क्योंकि उनके माँ मर गई, मम्मी मर गई, तो उनके ये में बेटा को बनाया गया, तो राजीव गांधी बने। राजीव गांधी का एसिनेटेड हुआ तो उनके दोस्त को बनाया गया, वीपी सिंह और चंद्रशेखर को बनाया गया, ऐसे याद रखना। राजीव गांधी के दो दोस्त थे, एक का नाम था वीपी सिंह और एक का नाम है चंद्रशेखर, इन दोनों को बनाया गया। फिर इंडिया में 1991 वाला पीरियड आया, देख लो भाई 1991 में कौन था प्राइम मिनिस्टर, वीपी नरसिम्हा राव, जब इंडिया का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था। वीपी नरसिम्हा राव बैठते, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि 1991 में प्राइम मिनिस्टर कौन था, वीपी नरसिम्हा राव। वीपी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, असद नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके हार भी जाते हैं। फिर उसके बाद देखो भाई एच डी देवगौड़ा गवर्नमेंट, एच डी देवगौड़ा गवर्नमेंट कब आता है, गुजराल डॉक्ट्रिन के वक्त, है ना, इन्हीं की पीरियड में ना गुजराल डॉक्ट्रिन आती है, गुजराल डॉक्ट्रिन का डेट भी है 1996। अब जब गुजराल डॉक्ट्रिन आता है एच डी देवगौड़ा की गवर्नमेंट में, तो कौन लाता है, तो तुम्हारा आई के गुजराल लाते हैं, तो इसीलिए खुश होके फिर आई के गुजराल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह और उसके बाद नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के बाद अब ये चल ही रहे, प्रेजेंट है, अभी तक है ये। उनका थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म चल रहा है ना मोदी हाँ जी का। थर्ड चल रहा, 2014 से चल रहा है इनका ना, 2014 फिर 19 चला ना, 2019 और ये थर्ड वाला चल रहा, 2014 से थर्ड चल रहा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखती हूँ, मैं देखती हूँ कितना बड़ा है, ज्यादा बड़ा रहेगा तो मैं छोटा वाला लेती हूँ, ठीक है। नहीं, मुझे वही कराना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं ये बनाई थी तो ये वाइस प्रेसिडेंट कोई और था, भी चेंज हो गया वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, मतलब पार्लियामेंट का जब इनका इलेक्शन होगा तो इसमें कौन कौन आएंगे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हम लोग प्रेसिडेंट का पढ़े थे कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर आएंगे, है ना, लेकिन जब तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वोट होता है, तो यहाँ पे नॉमिनेटेड भी होंगे मेंबर और इलेक्टेड भी होंगे, नॉमिनेटेड भी होंगे, इलेक्टेड भी होंगे। पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, देख लो, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, समझ में आई है। कौन नहीं होंगे तो देख लो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यहाँ पे नहीं है, देख लो, मेंबर हु डू नॉट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हम लोग जब प्रेसिडेंट का पढ़े थे, इधर आओ, एक बार मैं प्रेसिडेंट का रिवाइज करूंगी, तो प्रेसिडेंट में हम लोग क्या पढ़े थे, ओनली इलेक्टेड मेंबर, ओनली इलेक्टेड मेंबर, लेकिन किस किस के इलेक्टेड, पार्लियामेंट, एमपी और एमएलए, हाँ बोथ हाउस पार्लियामेंट बोथ के, हाउस बोथ हाउस के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और तुम्हारा यूटी और यूनियन यूनियन टेरिटरीज। टेरिटरीज के भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबरशिप, ये। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ, तुम्हारा मैं वाइस प्रेसिडेंट में बता रही हूँ, सिर्फ इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं आएंगे। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट में हम लोग के जो एमएलए हैं वो नहीं है, वो नहीं आएंगे। नहीं,
वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ तुम्हारा लोकसभा राज्यसभा के मेंबर आएंगे, वो भी यहाँ यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आएंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में जो मेंबर होंगे इलेक्शन में, है ना, जो इलेक्टेड कॉलेज के थोड़ा इलेक्शन होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्टेड मेंबर भी होंगे, ठीक है, और नॉमिनेटेड भी होंगे, नॉमिनेटेड भी होंगे, ठीक है। कौन नहीं होंगे, कौन नहीं होंगे, नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होंगे, के मेंबर नहीं होंगे। समझ में आ गया ये वाला। इलेक्शन का मेथड क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसेबल वोट। और इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीक्रेट बैलेट के थ्रू। चलो हो गया, एक पेज तो कंप्लीट है। दोनों में इलेक्शन कराने में फर्क क्या है भाई, अभी मैं फर्क बताई तुम लोगों को, है ना, कि दोनों का तो इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही होता है। बोथ हाउस ऑफ द इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट में अभी बताई कि पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा का इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होंगे बोथ हाउस के, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होंगे। वही है भाई, यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इंक्लूड है स्टेट इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज और दिल्ली, ये इंक्लूड है। ये तो अभी मैं पढ़ाई, है ना, ये तो पढ़ा दी, तो हटा दो इसको भाई। हिंदुस्तान के सिटीजन होंगे, 35 ईयर एज होंगे, राज्यसभा, देख लो, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। कोई ऑफिस एंड प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना है, ये क्वालिफिकेशन है। 4 क्वालिफिकेशन पड़े, हिंदुस्तान का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, और क्या होना चाहिए तुम्हारा, अपना ऑफिस एंड प्रॉफिट को होल्ड ना करें। ऑथ एंड अफर्मेशन क्या है, ऑथ एंड अफर्मेशन में वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द प्रेसिडेंट, सम पर्सन अपॉइंटमेंट बाय द बिहाफ। ऑथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है ना। या कुछ पर्सन होंगे तो वो दिलाएंगे, प्रेसिडेंट ही याद करो उसमें नहीं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिस में कब रहेंगे, 5 ईयर तक रहेंगे, 5 ईयर तक। क्या एलिजिबल है री-इलेक्शन के लिए, बिल्कुल एलिजिबल है री-इलेक्शन के लिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन एनी टाइम, किसको देंगे, अपने रिजिग्नेशन लेटर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, देख लो। रिमूवल का प्रोसेस क्या है, रेजोल्यूशन रिमूवल कैन इंट्रोड्यूस राज्यसभा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। राज्यसभा में देख लो, इसको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, ठीक है ना, और लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा से इफेक्टिव मेजोरिटी, और लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तब इनको हटा दिया जाता है। वैकेंसी, 5 ईयर टर्म होगा, वैकेंसी कब कब होगी, या तो रिजिग्नेशन दे, या उनको हटा दिया जाए, या उनका डेड हो जाए, या उनको डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये वॉलिड हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, तब ये रिजिग्नेशन होता है इनका। ये क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। बोलेगा राज्यसभा का एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन है, तो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट। क्या ये प्रेसिडेंट के एक्टिंग, ये प्रेसिडेंट के लिए एक्टिंग सर्विंग करते हैं, बिल्कुल, आ जाओ। ये पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट का, या प्रेसिडेंट डेट कर जाए, है ना, देखो, या प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन दे दे, या उनका इम्पीचमेंट हो जाए, या डेड हो जाए, या अदरवाइज और कुछ चीज हो, तो उसकी वजह से उनके ऑफिस वैकेंसी है, ठीक है। तब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक्ट करती है प्रेसिडेंट का काम, ठीक है ना। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट का काम करती है ना, तो वो प्रेसिडेंट का काम ही करेगी, ओनली फॉर ए मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ, 6 मंथ के लिए करेगी, जब तक कोई न्यू प्रेसिडेंट ना आ जाए। लेकिन ये क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में आया हुआ है, जब वो एक्टिंग करेंगी प्रेसिडेंट के लिए ना, डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट का फंक्शन को संभालेगी, तो वाइस प्रेसिडेंट वाला काम को नहीं करेगी, ठीक है ना। तब वो राज्यसभा का चेयरमैन वाला काम नहीं करेगी, वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं रहेगी। याद रखो कि जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन के डिस्चार्ज को संभालेगी, फंक्शन को संभालेगी, तब वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस चेयरमैन ऑफ ए राज्यसभा, तब वो राज्यसभा के चेयरमैन के
हैसियत से काम नहीं करेगी, ठीक ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड दोस ड्यूटी परफॉर्म बाय द डिप्टी, राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन रहेगा ना वो काम करेगा। वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा का चेयरमैन वाला काम है ना वो कौन काम करेगा, फिर राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है नेट का कि जब प्रेसिडेंट जब है वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के बदले काम करता है तो क्या वो परफॉर्म करता है राज्यसभा का चेयरमैन वाला काम को, तो नहीं करता है परफॉर्म, याद रखना नहीं करता है। कौन परफॉर्म करता है, डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा में एक डिप्टी चेयरमैन में होता है, ठीक है। During any period when the vice president acts as a president discharge the function president ही सी इंटाइटल टू सैलरी, वही सैलरी जब वो प्रेसिडेंट वाला काम करेंगे तो उनको वही सैलरी अलाउंस मिलेगी प्रेसिडेंट वाली, ठीक है। यूएस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट में एक बार डिफरेंट पढ़ लेते हैं। ये इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर है प्रेसिडेंट के पास। यूएस में भी यही है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर आती है। 5 ईयर टर्म इसका भी, 5 ईयर टर्म इसका भी। ये एक्टिंग कर सकती है जब तक ये एक्टिंग प्रेसिडेंट वाला काम कर सकती है जब तक कोई न्यू प्रेसिडेंट ना आए। ये एज्यूम्स प्रेसिडेंसी अंटिल एंड ऑफ द टर्म, ये सिर्फ एज्यूम की जाती है, काम नहीं करती है। इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है इलेक्टोरल को पार्लियामेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड द सेम इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सेम होता है। ये सेरेमोनियल फंक्शन करती है, लिमिटेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिली होती है इसको, सिग्निफिकेशन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिली होती है। ये एडवाइजरी फंक्शन करती है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट इसको एडवाइस देता है, ठीक है। ये एक्स ऑफिसो होता है राज्यसभा, इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है, जबकि ये सेनेट में प्रेसिडेंट के लिए काम करता है, ठीक है। ये सेनेट में प्रेसिडेंट के लिए काम करता है। चलो एक बार नाम देख लेते कौन कौन है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सेकंड जाकिर हुसैन, थर्ड वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जैटी, क्योंकि बीडी जैटी करके आता है एग्जाम में, पूरा नाम नहीं आता, कंफ्यूज हो जाएगी इसलिए आधा आधा पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। एम हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, बी एस सिकावत, हामिद अंसारी, एम वी के नायडू और जगदीप धानकर। अभी कौन है जल्दी से बता दो। कृष्णन, सीपी कृष्णन। हाँ पूरा बताओ नाम। सी राधा कृष्ण, सॉरी ओ सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया था, सॉरी। सी राधा कृष्ण, हाँ सीपी राधा कृष्ण, सॉरी हाँ सीपी राधा कृष्ण। ये क्या ड्रामा है, हट ही जा रहा। सीपी अभी न्यू है, ठीक है ना। ओके तो ये हो गया तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट, और तुम लोगों को कल ये मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। कल क्वेश्चन है तो कल क्वेश्चन करूंगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारा है, ऐसा बात नहीं है मैं नहीं आई क्वेश्चन, कल कराती हूँ। और आज क्लास नहीं तक रखती हूँ, कल मॉर्निंग में क्लास है।